से आग्रह करूंगा, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। सभी अतिथियों से आग्रह है मंच पर स्थान ग्रहण कर लें। आज हमारे बीच मुखिया से बात करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय और सदस्य महोदया की गरिमामयी उपस्थिति हुई। इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले समाज कल्याण पदाधिकारी रामगढ़ महोदया से आग्रह करूंगा, वो जानकारी देंगी। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदया, हमारे जिला के उप विकास आयुक्त सर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, हमारे 6 प्रखंडों से आए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी और हमारे 6 प्रखंडों से आए हमारे जनप्रतिनिधिगण, आपका सादर अभिनंदन है, जोहार। मैं कनक कुमारी तिर्की, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी रामगढ़। आज मैं इस मंच से अपने विभाग के द्वारा जो संचालित कार्यक्रम है और जो राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत आता है उससे आप लोगों को रूबरू कराऊंगी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना
ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। हमारी जो महिलाएं हैं, प्रसव से पूर्व और प्रसव के बाद तक के लिए सरकार ने इनके खान पान देख रेख की समुचित व्यवस्था की है, जो इस प्रकार है। 2017 में संचालित ये कार्यक्रम पहले कुल 5,000 की राशि दी जाती थी, जिसे 3 खंडों में दिया जाता था और ये संपूर्ण भुगतान ऑनलाइन किया जाता है। जो 2017 में जो शुरू हुई थी, जो 3 खंडों में दी जाती थी, वो प्रथम था 1,000 रुपये, जिसमें गर्भवती महिला जैसे अपना आंगनबाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन करती है और इस रजिस्ट्रेशन के लिए उसका MCP कार्ड, जच्चा बच्चा कार्ड जो है वो भरना आवश्यक है। तो जैसे वो अपना उनका रजिस्ट्रेशन होता है और इस रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, पति पत्नी का आधार होना आवश्यक है, बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना आवश्यक है। किसी भी तरह का अगर नाम में त्रुटि होता है तो वो कल के दिन में भुगतान में इसमें कठिनाइयाँ होती है। तो पहला किस्त जैसे रजिस्ट्रेशन होता है उस समय दिया जाता था। दूसरा, जब 6 महीना सेकेंड TT जब महिला को पड़ जाती थी, 6ठा महीना होता था, तब दूसरा उनको 2,000 रुपये दिया जाता था। और तीसरा, जब बच्चे का जन्म हो जाता था और प्रथम जो 3 माह के अंदर जो टीका है, DPT, OPV, हेपेटाइटिस, जो अनप्रथम टीका है, वो अगर बच्चे को लग जाता था और MSCP कार्ड संपूर्ण रूप से भरा रहता था, क्योंकि यही MSCP कार्ड ऑनलाइन में हम लोगों को दर्ज करना पड़ता है, तब जाके अंत जो आखिरी 2,000 किस्त है वो दिया जाता है। तो इस तरह कुल रुपये प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना के तहत महिलाओं को दिया जाता था। 1/4/2022 में इसमें थोड़ा से परिवर्तन किया गया है। और चूँकि ये मैं बताना चाहूँगी कि जो मातृत्व वंदना के जो लाभ हैं वो सिर्फ प्रथम गर्भ करने वाली महिला को, प्रथम बार जो गर्भ धारण कर रही है उसको दिया जाता था और एक बच्चे के लिए दिया जाता था। वो बच्चे चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 1/4/2022 से सरकार ने इसमें थोड़ा से परिवर्तन किया है, जो ये मैं बताना चाहूँगी। जो भी महिला का दूसरी बच्ची जन्म ली है, 2017 में जब मेरा मातृत्व वंदना शुरू हुआ था, प्रथम बार जो महिला गर्भ धारण कर रही है और सिर्फ एक बच्चा के लिए, लेकिन 22 में जब सरकार ने जो नियम परिवर्तन थोड़ा से किए हैं उसमें है कि गर्ल चाइल्ड, बालिका, लड़की को इसमें प्राथमिकता दे रही है, ताकि मेरी बच्ची पढ़ सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रह सके, और एक तरह से कहा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह से दूसरी बच्ची को अगर पहले था कि सिर्फ एक पहला गर्भ धारण कर रही है तब, लेकिन अगर वही महिला, चाहे कोई भी महिला, उसकी अगर दूसरी बच्ची अगर होती है तब उसको ये राशि एक मुश्त 6,000 रुपया दिया जाएगा। ये 1/4/2022 से है। और जो मेरा 5,000 जो है वो यथावत बना हुआ है पहला गर्भ धारण करने पर, लेकिन जो चरण जो था पहले जो चरण में दिया जाता, 3 चरणों में दिया जाता था, अब उसको 1/4/22 से 2 चरणों में दिया जा रहा है। आप रजिस्ट्रेशन अपना कराइए, उसके बाद 6 महीना का टीकाकरण आप कराने के बाद आपका ऑनलाइन एंट्री होगा और तब जाके 3,000 रुपये आपको एक मुश्त मिलेगा। सेकंड जो 2,000 है, जब आपका बच्चा जन्म ले लेगा, आप जन्म प्रमाण पत्र इमीडिएटली बनाइए, 3 महीना के अंदर जो अति महत्वपूर्ण टीका है वो लगवा लीजिए, और MSCP कार्ड पूरा भर के जब आप उसको ऑनलाइन एंट्री करवाइएगा तब जाके आखिरी 2,000 यानी कि कुल 5,000 वो महिला को मिलेगा। इस तरह 2 चरणों में पैसा दिया जा रहा है। प्रथम बार जो महिला जो गर्भ ले रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको 5,000, दो किश्तों में 3,000 और 2,000। और अगर महिला का दूसरी बच्ची को अगर जन्म देती है, लड़की बच्ची को जन्म देती है, तो एक मुश्त 6,000 उसको मिलेगा, बशर्ते आपको
सारा MSCP कार्ड पूर्ण रूप से भरना है और आंगनबाड़ी केंद्र में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और इन सब रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपका आवेदन रहेगा उसमें आपका ये जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि आधार बैंक अकाउंट आपका सीडेड होना चाहिए। जो नाम आपके आधार में है वो आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। चूँकि ये ऑनलाइन भारत सरकार द्वारा पेमेंट किया जा रहा है, थोड़ा सा मिसमैच होता है तो इसमें वो पेमेंट नहीं हो पाता है। तो ये हो गया मेरा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना। इसके बाद हम लोगों के राज्य सरकार द्वारा जो पोषाहार वितरण किया जा रहा है, THR टेक होम राशन, जिसमें 8 पैकेट फूड दिया जाता है, जो कि 6 माह से 3 साल के बच्चों, गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं को दिया जाता है। तो प्रत्येक जो मेरे लाभार्थी हैं सभी को 2-2 पैकेट दिया जाता है। और जो पैकेट है वो मीठा एक रहता है और एक नमकीन रहता है। तो जो पाउच का जो वज़न है वो आपका 6 माह से 3 साल के जो बच्चे शिशु आहार के नाम से आता है, जो नारंगी रंग का रहता है, 715 ग्राम का वो पाउच रहता है। और एक उसमें मीठा दलिया अलग से जो पैकेट रहता है वो 690 ग्राम का होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए याद रखिए कि 2 तरह का रहता है, एक नमकीन मिलता है और एक मीठा मिलता है। तो नमकीन जो है वो हरा रंग का रहता है, जो 910 ग्राम का होता है, और जो मीठा रहता है वो 810 ग्राम का होता है। धात्री महिला को भी हम लोग मीठा और नमकीन दे रहे हैं, जो कि आपका हरा रंग का होता है नमकीन, वो आपका 910 हो गया, और जो मीठा दलिया है वो आपका 810 ग्राम है। 6 माह से तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो बच्चों को दे रहे हैं वो दोनों मीठा है, बट सिर्फ गर्भवती या धात्री को एक मीठा और एक नमकीन है। इसके बाद हम लोग जो 3 साल से 6 साल के बच्चे हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा जो मापदंड है उसके अनुरूप हम लोग पूरक पोषाहार दे रहे हैं। इसको पूर्ण पोषाहार नहीं माना जाए, ये एक आप माने जो एक सरकार के द्वारा एक माप दिया गया है। जैसे कि जो भी मेरे बच्चे केंद्र आ रहे हैं उसको सुबह में या तो आप सूजी दीजिए या तो फिर चना दीजिए और फिर दोपहर में आप खिचड़ी दीजिए। तो जो सूजी का माप है वो आपका है प्रति बच्चा 14 ग्राम है, चीनी आपका 7 ग्राम है, और आपका उसी तरह मेरा जो दाल जो खिचड़ी है वो 20 ग्राम है, सरसों तेल मेरा 4 ग्राम है, लाल चना मेरा 30 ग्राम है, और आलू मेरा 36 ग्राम है। तो इस ग्राम के हिसाब से प्रत्येक बच्चा सेविका के द्वारा ये उपलब्ध कराया जाता है पका के। तो अगर ऐसे इस तरह से देखा जाए तो प्रत्येक बच्चा एक दिन पर जो सेविका द्वारा क्रय किया जाता है वो है 10 रुपये 84 पैसा। और अगर आप लोग को किसी तरह की कोई अगर समस्या होती है या फिर कुछ अधिक जानकारी चाहिए तो आप लोग मेरा नंबर लिख सकते हैं, आप मेरे व्हाट्सएप से भी हमसे पूछ सकते हैं। किसी तरह की आप अपने क्षेत्र में कहीं आपको दिक्कतें हो रही है, आप इससे डायरेक्टली हमसे पूछ के उसका समाधान आप ले सकते हैं, फिर या फिर मेरे कार्यालय भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 878 905 1627 और 878 905 1627 1627। नाम कनक तिर्की। तो इसमें है कि जो सेविका अगर मान लीजिए कहीं से भी खरीद के लाती है स्थानीय बाजार जो भी है, तो सरकार के द्वारा ढुलाई का जो उनका रेट है वो 0.06 पैसा है, और खाना पकाने का जो व्यय सरकार के द्वारा तय किया गया है वो 0.13 पैसा है। तो ये रिक्वेस्ट है कि मतलब आप लोग अपने क्षेत्र में इसको मतलब पर्यवेक्षण जरूर करें और मोबिलाइज करें। आपसे मेरा यही अनुरोध है इस मंच से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आगे के कार्यक्रम में
प्रधानमंत्री पोषण योजना से संबंधित जानकारी देने के लिए रामगढ़ जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक महोदय को मैं आमंत्रित करता हूं। सर। आज के मुख्य अतिथि राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि खाद्य आयोग के सदस्य महोदया, डीडीसी सर, डीएसडब्ल्यूओ मैडम, डीएसओ सर, विभिन्न प्रखंडों से आए हुए हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, विभिन्न पंचायतों से आए हुए हमारे जनप्रतिनिधि, मुखिया और मीडिया के बंधुओं, आप सभी का मेरी ओर से स्वागत, अभिवादन और सभी को मेरा जोहार। राज्य के हम ऐसा बोल सकते हैं कि देश के विभिन्न विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने के लिए और बच्चों का ठहराव स्कूलों में सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, इवन कि 2001 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये निर्देश दिया गया कि सभी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे विद्यालयों में नामांकित हो और उनका ठहराव विद्यालयों में रहे। इसका एक मल्टीपर्पस मोटिव था, ना सिर्फ रिटेंशन बढ़ाना, एडमिशन इनरोलमेंट बढ़ाना, बल्कि हमारे देश में जो कुपोषण था उसको दूर करने के लिए पोषण युक्त भोजन बच्चों को उपलब्ध कराया जाए, जिससे हमारा देश स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ समाज का हम लोग निर्माण कर सकें। वर्तमान में विद्यालयों में डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। यह व्यवस्था इस वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित की गई है फरवरी माह से। और कुकिंग कॉस्ट के लिए विभाग द्वारा 1 to 5 में 5 रुपया 45 पैसा और 6 to 8 में 8 रुपया 17 पैसा राशि उपलब्ध कराई जाती है प्रत्येक बच्चे के अनुसार, तथा चावल 100 ग्राम 1 to 5 के लिए 100 ग्राम चावल, और जो बच्चे 6 to 8 में हैं उनके लिए 150 ग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही सप्ताह में सोमवार और शुक्रवार को एक अंडा भी उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन हम बच्चों को उपलब्ध करा सकें। राज्य की बात करें तो 2005 से पका भोजन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है, और इसको सुनिश्चित कराने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाया गया है, ताकि हम लोग स्मूथली कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी वजह से विद्यालयों में एसएमसी और सरस्वती वाहिनी माता समिति का गठन किया जाता है, जो उस ग्राम के ही सदस्य होते हैं जिनके बच्चे वहाँ विद्यालय में अध्ययनरत हैं। उन लोगों का चुनाव एसएमसी के माध्यम से, ग्राम सभा के माध्यम से कराया जाता है, ताकि वे विद्यालय में सही तरीके से भोजन उपलब्ध कराया जा सके। कोई समस्या हो तो उसको हम लोग सॉल्व कर सके। वो ग्राम स्तर पे भी सॉल्व किया जाता है। अगर कोई वैसा प्रॉब्लम है जो वहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग जिला स्तर से भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर हमसे भी अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रहा है तो हम लोग उसको राज्य स्तर से भी सॉल्व कराते हैं। तो इसी वजह से राज्य में एक अलग से मध्याह्न भोजन संचालन के लिए, ताकि राज्य में मध्याह्न भोजन अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से संचालित हो, इस वजह से 2014 में एक अलग निदेशालय का निर्माण किया गया, ताकि एमडीएम संचालित करने में कोई भी विधि व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ना हो। वर्तमान में हमारे माता समिति जो होते हैं संयोजिका, उसमें एक सदस्य होती हैं, और साथ ही जो एसएमसी के जो अध्यक्ष होते हैं उनको मॉनिटरिंग करने का पूरा अधिकार दिया गया है। साथ ही जो भी राशि का निकासी होता है वो अध्यक्ष और संयोजिका के साइन से ही निकासी किया जाता है, ना कि स्कूल के प्रिंसिपल के साइन से निकासी किया जाता है। स्कूल के प्रिंसिपल को सचिव का पद दिया गया है, ताकि वो निगरानी कर सके कि उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो हम लोग व्यापक तरीके से निगरानी करने का इस पे प्रयास किया गया है कि एमडीएम सही समय पे सही तरीके से पका पकाया स्वादिष्ट और स्वस्थ भोजन हम बच्चों को उपलब्ध करा सके, ताकि बच्चों का हम इनरोलमेंट भी बढ़ा सके, आउट ऑफ स्कूल के जो बच्चे हैं उनका कम कर सके, और हम स्कूल में रिटेंशन भी बच्चों का बढ़ा सकें। तो
और साथ ही भोजन उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा एक नीति तैयार की गई है, जिसके तहत जिस विद्यालय में 25 बच्चे नामांकित है वहाँ पे एक रसोइया को रखा जाना है। जहाँ 25 से 50 बच्चे नामांकित है वहाँ 2 रसोइया रहेंगी, और जहाँ 26 से 100 बच्चे हैं वहाँ 2 रसोइया रहेंगी, और जहाँ 100 से प्रत्येक 100 अगर बच्चे इनरोलमेंट बढ़ रहा है तो वहाँ एक एक रसोइया को बढ़ाए जाने का प्रावधान है, जिसका चयन आप SMC के माध्यम से माता समिति द्वारा ही किया जाता है। उसमें विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और वो वहाँ से चयन करके सत्यापित करके और हमें भेज देते हैं। और ख़ास इसमें ये भी देखा जाता है कि जो बच्चे वहाँ नामांकित हैं, पढ़ रहे हैं, वैसे ही सदस्य को चयन किया जाए, वैसे ही लोगों को रसोइया रखा जाए, ताकि ये कॉन्सेप्ट रखा गया है कि अगर मेरा बच्चा उस स्कूल में भोजन खा रहा है और अगर हम बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम उसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मेरा खुद का बच्चा वहाँ खा रहा है। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है। और विभाग द्वारा मैं बताना चाहूँगा कि रामगढ़ जिले में 347 प्राथमिक विद्यालय और 239 उत्क्रमित उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालयों में MDM संचालित है। टोटल 586 स्कूलों में जिले में मध्याह्न भोजन प्रतिदिन ससमय उपलब्ध कराया जा रहा है। और मैं आगे ये आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चूँकि ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग अपने लोकल स्कूलों विद्यालयों में घूमते हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ मेन्यू के अनुसार, क्योंकि मंडे से लेकर सैटरडे तक प्रत्येक दिन मेन्यू बनाया गया है, विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, जो आप लोगों को उसका हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराया गया है। जैसे सोमवार के दिन दाल चावल हरी सब्जी और अंडा, शाकाहारी जो बच्चे हैं जो अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए मौसमी फल, मंगलवार को चावल छोला या चना की सब्जी एवं सलाद, बुधवार को हरी सब्जी सोयाबीन बड़ी युक्त भेज पुलाव तथा दाल। अभी मेरा निरीक्षण भी सर को मैं बताना चाहूँगा कि मेरा निरीक्षण भी विद्यालयों में होते रहता है। तो एक विद्यालय में ये भेज पुलाव नहीं बन पाया था, तो मेरा सवाल था कि क्यों नहीं मेन्यू का पालन किया गया। तो सर कहीं कहीं रसोइया दक्ष नहीं है कि उतने बच्चों का भेज पुलाव बना पाए, लेकिन उसके जगह पे दाल चावल सब्जी इत्यादि खिलाया जा रहा है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रसोइया को भी ट्रेंड करें, जो रसोइया नहीं दक्ष हैं वो दक्ष उनको किया जाए, ताकि मेन्यू अनुसार भोजन दिया जाए। गुरुवार को चावल दाल चोखा हरी सब्जी युक्त भुजिया, शुक्रवार को चावल दाल हरी सब्जी एवं उबला अंडा और शाकाहारी बच्चों के लिए मौसमी फल, शनिवार को खिचड़ी साथ में पालक युक्त और हरी सब्जी युक्त खिचड़ी तथा चोखा अचार या पापड़। तो ये संचालित है, और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अगर कहीं ऐसे कोई शिकायत है जहां इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कार्यालय को कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी शिकायत कर सकते हैं, ताकि हम लोग उस पर एक्शन लें और MDM मेन्यू का हम लोग पालन सुनिश्चित करवाएं। धन्यवाद। नंबर मेरा 7004696809। मेरा नाम संजीत कुमार हुआ, जिला शिक्षा अधीक्षक रामगढ़। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का फ़ोन नंबर सभी विद्यालय में अंकित है, जहाँ जाएंगे वहाँ नंबर लिखा हुआ मिलेगा सर का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला आपूर्ति पदाधिकारी महोदया से आग्रह करूंगा मैं वक्तव्य प्रेषित करें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंचासीन माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य खाद्य आयोग, माननीय सदस्य महोदया, उप विकास आयुक्त सह प्रभारी अपर समाहर्ता महोदय, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी महोदया, जिला शिक्षक अधीक्षक महोदय, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मुखियागण, सभी मीडियाकर्मी, मैं नव पदस्थापित जिला आपूर्ति पदाधिकारी रंजीता टुप्पो आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, जोहार करती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि रामगढ़ जिले अंतर्गत कुल 657 डीलर हैं, कुल 6 प्रखंड में और 125 पंचायत में कुल 657 डीलरों में 233 महिला मंडल की
दीदियां हैं जो डीलर के रूप में कार्य कर रही हैं। हमारा विभाग खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग है। जैसा कि हम जानते हैं, ये सिर्फ सभी कार्डधारियों को ससमय राशन उपलब्ध कराते हैं और इस विभाग के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 लागू है, जिसमें हम जानते हैं कि 2 प्रकार के मुख्य रूप से कार्ड होते हैं। PHH कार्ड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में लाल कार्ड भी कहते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के तहत पीला कार्ड होता है, जिसमें PHH कार्ड में प्रति लाभुक 4 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम गेहूं मुफ्त उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ 1 केजी नमक 1 रुपये प्रति कार्ड की दर से उपलब्ध कराया जाता है। अंत्योदय कार्ड में इन सबों के अतिरिक्त 35 केजी चावल, चीनी एवं नमक तीनों उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड योजना का भी प्रावधान है, जिसमें प्रति व्यक्ति 5 केजी सिर्फ चावल उपलब्ध कराया जाता है। ये भी निःशुल्क है। इसमें भी नमक उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार पहले आयुष्मान भारत योजना लागू थी सिर्फ PHH और अंत्योदय कार्ड में, लेकिन इस बार से हरा कार्ड में भी इस आयुष्मान भारत योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाता है। हमारे रामगढ़ जिले अंतर्गत कुल 242 PBTG परिवार हैं, जिसमें मूल रूप से बिरहोर जनजाति हैं। उन्हें भी 35 किलो चावल, 1 केजी नमक और चीनी उपलब्ध कराया जाता है। माननीय मुखियागणों से निवेदन है कि यदि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उन्हें 10,000 रुपये उनके अकाउंट में उपलब्ध कराया जाता है जिला आपूर्ति कार्यालय से। यदि आपकी नज़र में कोई ऐसे सुयोग्य लाभुक हैं जिनका किन्हीं कारणवश कार्ड नहीं बनाया जा सका है और यदि वे भूखमरी की कगार पे हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि इस 10,000 रुपये से वे 10 केजी चावल उन लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। हमारा विभाग समाज के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी कार्डधारियों को ससमय राशन उपलब्ध कराया जाता है, उसी प्रकार उन्हें पहनने के लिए सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत धोती अथवा लुंगी एवं साड़ी उपलब्ध कराया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा विभाग हमेशा अग्रसर है कि हम सभी कार्डधारियों को ससमय राशन उपलब्ध कराएं एवं माननीय मुखियागणों से निवेदन है कि वे निगरानी एवं सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य होने के नाते अपने आसपास अपने पंचायत के डीलरों के पास भी जाकर नियमित रूप से इस बात की जांच करें कि उनके द्वारा ससमय और सही मात्रा में राशन उन लोगों को सुयोग्य लाभुकों को उपलब्ध कराया जा रहा है अथवा नहीं। इन सबों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूं और अनुरोध करूंगी कि कृपया मेरा नंबर नोट डाउन कर लेंगे। ये नंबर मेरा व्हाट्सएप भी है, कृपया इसमें आप लोग अपना कोई भी आवेदन हो या कोई शिकायत हो तो इसमें भेज सकते हैं। 9572941910। बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं अब मंचस्थ अतिथियों का संवाद लेने से पहले उपस्थित माननीय मुखियागणों को संवाद प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोई मुखिया हमारे अध्यक्ष महोदय से अगर संवाद करना चाहता है, कोई मन में शंका है, सवाल है, तो हाथ खड़ा करेंगे, हम माइक वहां पहुंचा देंगे। जी सर। आज सर जी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं उप विकास आयुक्त सह अपर समाहर्ता रामगढ़ सर से निवेदन कर रहा हूं, सर वक्तव्य प्रेषित करें। आज के इस राज्य खाद्य आयोग की ओर से मुखियागण के साथ संवाद के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग और सम्मानित सदस्य राज्य खाद्य आयोग, ज़िले के
शिक्षा पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारीगण, अंचल अधिकारी और विभिन्न प्रखंडों से, विभिन्न पंचायत से आए हुए मुखियागण, प्रेस एवं मीडिया के सभी बंधु, आज के इस कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से सभी को जोहार कहता हूं और सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जो राज्य खाद्य आयोग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पर मुखियागण के साथ जनसंवाद करने की, इसके पीछे मूल रूप से जो NFS से ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो 10 सितंबर 2013 को लागू हुआ, उसी के तहत हमारे जितने भी योग्य नागरिक हैं, जिनको पोषण या अतिरिक्त पोषण की, अनुपूरक पोषण की आवश्यकता है, उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी योजनाएं बनाई गई है। प्रशासन और लोक प्रशासन की बात जहाँ तक है, तो वो मूल रूप से सेवा करने की बात है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब भी है कि सेवा करना, और प्रशासन आज के समय में जो बच्चे इस धरती पे नहीं आए हैं, उनके लिए भी प्रावधान कर रहा है कि हम लोग उसको अपनी कैसी सेवा दे सकते हैं। उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके जीवन में जो कमी है, उसको हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं। तो अभी जैसे आपने सुना कि जो मातृ वंदना की योजना है, वो कहीं ना कहीं से बच्चे के जन्म के पूर्व से उसको प्रशासन की ओर से, शासन की ओर से सेवा पहुंचाने का, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने का। उसके बाद जब बच्चे दूध पान कर रहे हैं, तो उस समय तक भी माता को कुछ पोषण की, अगर अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत है या पोषण की कमी है, उसको हम लोग कैसे पूरा कर सके। इन सब बातों को ध्यान में रखते ही योजनाएं बनाई गई हैं और इनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। फूड, खाद्य प्रारंभिक काल से ही मनुष्य के लिए ये चैलेंजेस या आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता के रूप में सामने आते रहा है। और आज जब ये एक्ट के रूप में, खाद्य सुरक्षा एक्ट के रूप में बनाया गया है, तो जिम्मेवारी है कि हम इस काम को सही ढंग से क्रियान्वयन करें, उसके लिए प्रावधान करें, और जो ज़रूरतमंद है, जो इसके योग्य है, उनको हम लोग सेवा उपलब्ध कराएं। और उसी के क्रम में जब बच्चे पढ़ने के लायक स्कूल में जाते हैं, तो उनको भी मध्याह्न भोजन दिए जाने का है। और अभी जैसे आपके DSC ने बतलाया कि पर डे का क्या मेनू है, तो ये मुखिया जितने भी हैं, ये अब पंचायत प्रतिनिधि हैं उस पंचायत में, तो इन सब बातों को जानकारी अगर रखते हैं, जो ICDS संबंधी जो भी सर्विसेज हैं, उनको अगर आप जानकारी रखते हैं, तो आपके जो वहाँ पर पंचायत में जितने भी नागरिक हैं, उनको आप भली भांति अवगत करा सकते हैं, बता सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम से मैं समझता हूँ कि यही मूल बात है कि हम इन संवाद के माध्यम से आपको और अधिक जानकारी दें, आपके बीच जागरूकता लाएं, और ताकि आप ये जो सरकार की योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से कर सके, उसमें अपनी सहभागिता दे और लोगों की सेवा कर सके। उसके बाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने जो भी हमारे यहाँ आपूर्ति विभाग की ओर से, खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जो योजनाएं बतलाई गई है कि सरकार जो ज़रूरतमंद हैं या जिनको कम आय है, उनको अनुदानित दर पर चावल जो मार्केट में रेट है, उससे हम लोग आपूर्ति विभाग की ओर से कम रेट पर दे रहे हैं, जो रेट आपको बतलाया गया। तो ये सभी बातें आपके जन्म के पूर्व से लेकर फिर स्कूल जाने, या जो बाल्यावस्था है, फिर प्रौढ़ावस्था, तो उस सभी समय आपको कैसे भोजन उपलब्ध हो अनुदानित दर पर और सुविधा युक्त तरीके से आपको भोजन उपलब्ध हो, इन सब बातों को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से एक्ट बनाया गया और हम लोग इसके लिए कृत संकल्प है
और प्रतिबद्ध हैं कि हम इन सब सेवाओं को आपके तक पहुंचाएं। ये योजनाओं की जानकारी की बात है। अब आपके पास ये भूमिका आती है कि इन सब बातों की जानकारी के साथ साथ आपके यहाँ जो भी वैसे माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनको इन सब योजनाओं का लाभ सही ढंग से दिला सके, उनकी मदद कर सके। तो इस तरह से योजनाओं के क्रियान्वयन में आपकी भूमिका बढ़ जाती है। आप उसमें सहयोग कर सकते हैं और योजनाओं के सही क्रियान्वयन में अपना योगदान कर सकते हैं। और इसी उद्देश्य के साथ ये बैठक रखा गया है। और हमारे बीच में माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य खाद्य सुरक्षा, राज्य खाद्य आयोग और सम्मानित सदस्य उपस्थित है। इसके अलावा जो हमारे पदाधिकारीगण हैं आपके साथ शेयर किए हैं, जो भी नंबर है या जो भी आपके परीक्षा है, जो आशंकाएं हैं, आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। जो दूसरा बात मैंने क्रियान्वयन की बात कहा, जिसमें आपके योगदान की बात है, साथ साथ ये भी आवश्यक है कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो या कोई त्रुटि निराकरण की बात आए या कहीं कोई गलतियां हो तो उसमें सुधार हो सके, उसका निवारण हो सके। इसलिए भी ये जानकारी है कि अगर इस मामले में कहीं गलती है हो रही है तो उसको हम लोग सुधार सकें और इस योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन कर सके। मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम सभी के लिए फलदायी होगा और हम लोग योजनाओं के सही ढंग से क्रियान्वयन में और आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं सभी को आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर गरिमामयी उपस्थिति प्रदान कर रही राज्य खाद्य आयोग की सदस्या मैडम से आग्रह है मैम विचार व्यक्त करें। झारखंड राज्य के तमाम जिलों के साथ मुखियाओं से सीधा कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष श्री हिमांशु शेखर चौधरी सर, रामगढ़ जिला के तमाम पदाधिकारी और रामगढ़ जिला से आए हुए तमाम मुखियागण एवं प्रेस के साथियों, आज आपके जिला रामगढ़ में राज्य खाद्य आयोग क्यों पहुंचा है? क्योंकि आयोग ने ये माना है कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है इसका सीधा ताल्लुक ज़मीनी स्तर पे है। जो समाज के सबसे निम्न तबके के लोग हैं उनके लिए ये योजनाएं हैं और बहुत सारे लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कौन कौन सी योजनाएं आती हैं उनकी जानकारी नहीं रहने की वजह से उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अभी कार्यक्रम के शुरुआत में आप लोगों के सामने DSW मैडम के तरफ से पूरे विस्तार पूर्वक बताया गया कि खाद्य सुरक्षा योजना अधिनियम में जो आंगनबाड़ी से चलाई जाती योजनाएं हैं उसमें कैसे कैसे प्रावधान हैं, कैसे कैसे लोगों को उसका लाभ मिलता है। अगर कहा जाए कि जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक खाद्य सुरक्षा अधिनियम हम लोगों को उसका लाभ देता है तो ये सच है। क्योंकि जैसे ही कोई महिला गर्भवती होती है उसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। उसे दो तरह से लाभ मिलता है, क्योंकि जब वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसे प्रधानमंत्री मातृ योजना के तहत उसे 5,000 का लाभ मिलता है और अगर वो संस्थागत प्रसव कराती है तो उसे अलग से उसका भी लाभ मिलता है। और जब वो माताएं गर्भवती होती है तो उसे पूरक पोषाहार के रूप में, जैसे अभी मैम बता रही थी कि मीठी दलिया और नमकीन दलिया मिलती है, तो मुझे भी आज तक यही पता था कि नमकीन दलिया और जो मीठी दलिया होती है उसे हलवा बना करके उसे दलिया बनाकर खाते हैं। लेकिन आज सर्किट हाउस में मैम से मेरी बातें हो रही थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो जो पैकेट जो मिलता है सरकार के द्वारा उससे बहुत सारी रेसिपी बनती है जो सेविकाओं के द्वारा
महिलाओं को सिखाया जाता है, उसे डेमो दिया जाता है, क्योंकि वो जो दलिया बनाया गया है उसे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, उससे बहुत ज़्यादा पौष्टिकता मिलती है गर्भवती और धात्री महिलाओं को। जैसे कि मैम आज मुझे बता रही थी कि उसका निमकी बनता है, उसका डोसा बनता है, उसका वो जो जैसे मकई का रोटी मोटा मोटा बनता है तावा में ठोक करके, तो उस दलिया से हम लोग उसका रोटी भी बनाते हैं जो बहुत स्वादिष्ट भी है और पौष्टिक भी है। उसके बाद जो इडली बनता है तो उस दलिया से हम उसका इडली भी बनाते हैं। बहुत सारा रेसिपी आज मैम बता रही थी उस दलिया से रिलेटेड, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि उससे इतनी सारी रेसिपी बनती है जो कि खाने में मज़ेदार होता है और महिला उसको चाव से खाएगी ताकि उसको पूरा लाभ मिलेगा। उसके बाद जब पूरा विस्तार पूर्वक DSW मैडम ने अपने योजनाओं के द्वारा जो उनके आंगनबाड़ी से चलाई जाती है पूरे विस्तार पूर्वक बताया। उसके बाद DSC साहब के द्वारा जो स्कूलों में जो खाद्यान्न पोषण मिलता है, पूरक पोषण जिसे MDM भी कहते हैं, उसमें बच्चों को मेन्यू के हिसाब से जो खाना मिलता है, जो भोजन मिलता है, उसकी भी गुणवत्ता अच्छी रहती है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय जब भी किसी जिला में जाते हैं तो स्कूलों में बैठकर बच्चों के साथ ज़मीन पर उसी भोजन को हम लोग खाते हैं ताकि भोजन की जो गुणवत्ता है उसे पता चले और लोगों के बीच में एक मैसेज जाए कि वो खाना खाने के लायक है कि नहीं है। उसके बाद PDS में अक्सर ये शिकायत आती है कि जो अनाज जो मिलता है, जैसे हमारे राज्य में 3-4 तरह के कार्ड चलाए जाते हैं, तो उसमें 35 kg पर परिवार अनाज मिलता है, किसी में 5 kg प्रति व्यक्ति अनाज मिलता है, तो उसमें कटौती की जाती है। कहीं से शिकायत आता है कि जो मैडम 5 kg अनाज मिलना था उसमें ½ kg काट लिया गया, उसमें 1 kg काट लिया गया। तो गड़बड़ियाँ कहाँ होती है? जब हम राशन दुकान जाते हैं राशन लेने के लिए, तो जब हम अपना थंब लगाते हैं ई-पॉस मशीन में तो उससे एक रसीद निकलती है और रसीद में वो मात्रा अंकित रहती है कि किस राशन कार्ड में कितना खाद्यान्न मिलना है। लेकिन अक्सर लोग उस पर्ची पर ध्यान नहीं देते हैं या उसे लेते नहीं हैं या उससे मिलता नहीं है, क्योंकि कुछ डीलर क्या करते हैं कि जो पर्ची निकलने वाला पॉइंट होता है उसमें तोड़ मड़ोड़ करके कागज़ को फंसा देते हैं ताकि पर्ची निकले ही नहीं। अगर पर्ची निकलेगी नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मुझे कितनी मात्रा में अनाज मिलनी थी और कितनी मात्रा में मिल रही है। तो लोगों को जब जानकारी नहीं होगा तो उसका वो विरोध भी नहीं करेंगे, उसका शिकायत भी नहीं करेंगे। तो आज हम लोगों को यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बहुत सारी योजनाएं जुड़ी हुई हैं। लोगों को अक्सर मन में ये ख्याल रहता है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मतलब होता है जो PDS से जो राशन मिलता है बस उसे ही कहते हैं। लेकिन आज सिविल सर्जन सर नहीं है क्या, या उनके कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं क्या? उसमें स्वास्थ्य विभाग से एक MTS सेंटर भी होता है जिसमें जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उनका उपचार होता है और उसकी जो ये किया जाता है कि हाँ कौन बच्चा अति कुपोषित है वो आंगनबाड़ी केंद्र में उसके वजन और लंबाई के अनुसार किया जाता है और जो अति कुपोषित बच्चे होते हैं उसे MTS सेंटर में एडमिट करके वहाँ पे उसका सही उपचार किया जाता है, उसे सही पोषण दिया जाता है और जो उस बच्चे के साथ जो उसके माता होती है, उसके अभिभावक होते हैं, उन्हें भी सरकार के द्वारा कुछ मानदेय पैसा दिया जाता है ताकि वो भी वहाँ पे रह करके अपना जो मजदूरी है उसके खाना पूर्ति को कर सके। आज मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूँगी कि वो डिटेल्स में आप लोगों के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम से रिलेटेड पूरी बात रखें और आप लोगों की तरफ से भी जो भी बातें आती हैं वो उसका निदान करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के समारोह के अध्यक्ष और माननीय अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग सर से आग्रह है कि सर विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। मंचासीन सभी पदाधिकारी, हमारे आयोग के सदस्य, पहले तो मेरा जोहार स्वीकार करें आप लोग। उसके बाद मैं अपनी बात रखना शुरू करूं, उससे पहले ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए भी कि आखिर आज का कार्यक्रम आयोजित क्यों किया गया और आप लोगों को इस खराब मौसम में क्यों कष्ट दिया गया। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी बैठक का या किसी भी विषय के बारे में क्यों, चूँकि मैं मूलतः पत्रकार रहा हूँ, पत्रकार को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि क्या, क्यों और कहाँ, इसकी जानकारी सबसे पहले होनी चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को ये जानकारी पहले होनी चाहिए कि आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है और आप लोग क्या हैं। मैं जब अन्य जिलों में जाता हूँ और ये सवाल सभी सम्मानित मुखियागण से पूछता हूँ कि आप बताएं कि क्या आपको पता है कि आप क्या हैं, तो सबको लगता है कि मैं पहली पूछ रहा हूँ। लेकिन ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ कि आप लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि आप सिर्फ निर्वाचित मुखिया नहीं हैं, बल्कि आप इस समाज की नींव हैं। और नींव जब तक मजबूत नहीं होगा, कोई भी इमारत मजबूत नहीं हो सकती है। न जिला खड़ा हो सकता है, न राज्य खड़ा हो सकता है, न देश खड़ा हो सकता है। ये देश तभी विकसित होगा, ये राज्य तभी विकसित होगा, या जिला तभी विकसित होगा जब हमारे मुखिया जानकार होंगे, अपने हक अधिकार के बारे में जानेंगे और अपने लोगों को उनका हक अधिकार दिलाने का संघर्ष करेंगे। इसलिए आपको यह एहसास दिलाने आए हैं कि आप इस समाज की नींव हैं और आप जितना मजबूत होंगी उतना ही व्यवस्था मजबूत होगी। तो आपको अपने कर्तव्य का बोध कराने खाद्य आयोग आया है और राज्य के हर जिले में भ्रमण कर रहा है। ये आपका 13वां जिला है जहां खाद्य आयोग पहुंचा है। अब आपकी जिम्मेवारी क्या है और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा बनाई गई है, बड़ी सोच समझकर हमने ये रूपरेखा बनाई है। इसका मूल मकसद है कि जिले के अधिकारी आप लोगों को ये बताएं कि एनएफएसए की योजनाएं क्या क्या हैं, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि किस योजना में क्या मिलता है और वहाँ अगर नहीं मिलता है तो शिकायत कहाँ करनी है। ये जिला के अधिकारियों से ये बात इसलिए बताई जाती है कि खाद्य आयोग आज आया है, कल आपके अधिकारी ही आपके ज़िले में रहेंगे। अधिकारी अगर किसी योजना के बारे में आपको बताते हैं और कल की तारीख में ये मुकर जाते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं है, योजना में तो ये नहीं मिलता है, इस योजना में ये मिलता है, तब आप उस अधिकारी से ये सवाल पूछ सकते हैं कि आपने आयोग की बैठक में तो कहा था कि ये मिलता है, ये अधिकार हैं, ये आपको इस योजना में ये मिलना है। अधिकारियों द्वारा आपको जानकारी देने का, दिलाने का मुख्य उद्देश्य ये है। यहाँ कोई सेमिनार नहीं है कि लोगों ने भाषण दिया, आप श्रोता की तरह ताली बजाई और चली गई। ये कार्यक्रम सफल तब होगा या आयोग का प्रयास सफल तब होगा जब इस कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको दी जा रही हैं वो जानकारी सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखना है, बल्कि आपको अपने पंचायत के हर लोगों को ये बताना है कि तुम्हारा अधिकार क्या है। दूसरी बात मैं हर जिले में कहता हूँ, यहाँ भी कह रहा हूँ, आप लोगों के पास विकास के तमाम फंड आते होंगे, विकास की योजनाओं को क्रियान्वित करने का जिम्मा भी आपके पास है। सड़क बनानी है, नाली बनानी है, तमाम तरह के ये काम करने हैं। ये आपका विवेक है, आपका अधिकार है, आप कौन सा काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। मैं हर जगह ये आग्रह करता हूँ और करबद्ध आग्रह करता हूँ कि आप इन योजनाओं को, जिन योजनाओं के बारे में आज विस्तार से बताया गया, इन योजनाओं को आप अपना धर्म मानिए। एनएफएसए को लागू कराना अपना आप धर्म मानिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमारे ग्रंथों में, चाहे वो किसी भी धर्म का ग्रंथ हो, हर धर्म का ग्रंथ ये कहता है कि नर में ही नारायण बसते हैं, मतलब मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। और मनुष्य की सेवा अगर आपने कर दी तो वो सबसे बड़ा धर्म का निर्वाह आपने कर दिया।
और ये जो NFSA की जितनी योजनाएं हैं ये किन के लिए है? ये समाज के आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के लिए है। और समाज में जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो जो सबसे गरीब है, सबसे असहाय है, तभी तो सरकार उनके लिए कार्ड दे रही है, उनके लिए सहायता दे रही है, क्योंकि वो कमज़ोर है, उनको मुख्यधारा में लाना है, उनको उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेवारी है। तो इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अन्य योजनाओं को कैसे क्रियान्वित करना है ये आप अपने विवेक से करें, लेकिन इन जो NFSA की जितनी भी योजनाएं हैं, अब जैसे DSC ने कहा कि स्कूलों में मेनू है, इसलिए मैंने DDC जो AC हैं अभी पदेन, उनको भी ये कहा गया कि आप जो मेनू है स्कूल में खाना देने की, उसकी एक एक प्रति आपको दे दें। अब आप उस प्रति को ले जाके घर में फाइल में रख दें। मकसद ना आयोग का पूरा होगा ना आपका मकसद पूरा होगा। वो मेनू की कॉपी आप लोग को इसलिए दी गई है कि आप अपने पंचायत के स्कूलों का जब तब अचानक बताकर बिना बताए निरीक्षण करें और ये देखें कि मेनू के अनुसार बच्चों को भोजन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि मेरा ये मानना है, और दूसरी चीज, हर स्कूल में ये प्रावधान है कि मेनू की कॉपी स्कूल के दीवार पर सूचना पट पर टंगी होनी चाहिए। टंगी है या टंगी नहीं है, ये सुनिश्चित आपको करवाना है कि स्कूलों में मेनू लगी रहे। ये क्यों लगी रहे, इसकी वजह समझिए। अगर मान लीजिए कि किसी दिन अंडा मिलना है या सोयाबीन की सब्जी मिलनी है, मेनू पर लिखा हुआ है और शिक्षक ने या वहाँ की जो प्रबंधन समिति है उसने नहीं बनाया, बच्चे खुद मास्टर से पूछेंगे, मास्टर साहब आज तो सोयाबीन मिलना था, क्यों नहीं मिला? तो मेरा ये मानना है कि सारी गड़बड़ियों की जड़ होती है सूचना को छुपा लेना। सूचना और जानकारियां जैसे सार्वजनिक होगी तो आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इसी तरीके से सिर्फ स्कूलों में ही नहीं, ये आप सुनिश्चित कीजिए, और आप लोगों के पास फंड भी है। मेरा यह आग्रह है कि आप लोग अपने फंड से, या अगर आपके पास फंड नहीं है, अगर आपको अपनी इच्छा शक्ति है तो आप जिला प्रशासन से संपर्क कीजिए। जिला प्रशासन भी अगर सहयोग नहीं करता है तो खाद्य आयोग से संपर्क कीजिए। खाद्य आयोग आपको अपने यथाशक्ति भक्ति आपकी करेगा। और आप ये सुनिश्चित कीजिए कि स्कूलों में सूचना पट में मेनू डिस्प्ले हो, आंगनबाड़ी केंद्रों के बाहर वहाँ मेनू डिस्प्ले हो कि कहाँ कब मिलना है, क्या मिलना है, कितनी मात्रा में मिलना है, ये डिस्प्ले हो। सारे राशन दुकान पर जितने भी PDS की दुकान हैं वहाँ पर हर जगह, जो मैं जो कह रहा हूँ ये अतिरिक्त बात नहीं कह रहा हूँ, ये हर विभाग का प्रावधान है, लेकिन ये प्रावधान लागू नहीं हो रहा है कि सब जगह सूचना पट हो। आंगनबाड़ी के बाहर भी सूचना पट हो जिसमें हर योजना की किस योजना में कितनी मात्रा में क्या मिलना है ये डिस्प्ले होना चाहिए। इसी तरह से स्कूलों में होना चाहिए जितनी योजनाएं हैं। और अगर इसके अलावा अगर आप लोग कर पाएँ तो ये आपके समाज के लिए भी, राज्य के लिए भी और खाद्य आयोग के लिए भी आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ी मदद होगी। आप अपने पंचायत भवन के बाहर एक बड़ा सा होर्डिंग लगाएं, संभव हो वॉल राइटिंग कराएं, जो भी माध्यम आपको बेहतर लगता है या आप कर सकते हैं। उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ी जितनी योजनाएं हैं, आंगनबाड़ी केंद्र है, PDS है, MTC केंद्र जैसे हमारे मेंबर ने बताया, उन सारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी लिखकर अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो कंटेंट आयोग बनाकर आप लोगों को भेज देगा। वो बड़ा सा होर्डिंग पंचायत भवन के बाहर लगाएं ताकि गांव के आने जाने वाले लोग उस होर्डिंग के माध्यम से ये जान पाएं कि किनको क्या अधिकार मिला हुआ है। जैसे एक अमूमन शिकायत आती है कि राशन कम देता है डीलर, समय पर नहीं देता है, जैसा हमारी मेंबर ने कहा कि रसीद नहीं दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सुनिश्चित करनी है, ये आपकी जिम्मेवारी है। और अब सवाल ये उठता है कि कई लोग ये कहते हैं कि नहीं डीलर बात नहीं सुनता है, हम क्या करें। मैं आपको कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उसके हर चीज़ के वैधानिक और संवैधानिक तरीके हैं लड़ने के, उसकी आप शिकायत कीजिए। इसीलिए आयोग का जो आपको किट दिया गया है उसमें आयोग का WhatsApp नंबर है
और मैं अमूमन अधिकारियों की तारीफ करने से परहेज करता हूं, लेकिन मैं रामगढ़ जिले के अधिकारियों की संवेदनशीलता की तारीफ करते हुए ये इस बात की खुशी है कि सारे अधिकारियों ने अपने मोबाइल नंबर दिए। आप अधिकारियों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से शिकायत करें, वहाँ बात सुनी नहीं जाती है या उनके निदान से आप संतुष्ट नहीं हैं, खाद्य आयोग को आप व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत करें, ताकि हम मिलकर, देखिए आयोग भी तब तक कोई बदलाव नहीं कर सकता है जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा, उसी तरह से आप भी कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं जब तक आयोग का सहयोग आपको नहीं मिलेगा। दोनों पूरक हैं, ना हम अपने में पूर्ण हैं ना आप अपने में पूर्ण हैं। इसलिए हम आए हैं कि हम लोग मिलकर आगे बढ़ें, हम लोग मिलकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं उसको अक्षरशः लागू कराएं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात, यहाँ महिलाओं की संख्या अच्छी है, इसलिए मैं आप ही लोगों के संदर्भ का उदाहरण दे रहा हूँ। अमूमन क्या होता है कि जब कोई पर्व त्यौहार होता है, जिस पर्व त्यौहार में उपवास रखने का प्रावधान होता है, तो कई बार आप लोगों को पता नहीं रहता है, सुबह उठती हैं कि कुछ खा लेती हैं, आपके बड़े बूढ़े आते हैं पूछते हैं, अरे आज तो उपवास करना था, तुम तो खा ली। तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, हमको तो पता ही नहीं था, हम तो गलती से खा लिए। तो आपके बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अनजाने में खाए, नहीं लगेगा, अब मत खाना। तो यही चीज मैं इस संदर्भ में यहाँ चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि अब तक यदि आप इन योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं थे तो मैं ये मान सकता हूँ कि आप जानकारी के अभाव में आप अपने कर्तव्य की ओर पूरा गंभीरता से नहीं लगे थे। लेकिन आज आपको बता दिया गया कि आपके अधिकार क्या हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं। इसलिए आप लोग खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जितनी योजनाएं हैं उसको लागू कराइए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात, देखिए आज अधिकारी इस जिले में हैं, कल इनका तबादला हो जाएगा, ये दूसरे जिले में चले जाएंगे, फिर कोई अधिकारी आएंगे। अधिकारी खाद्य आयोग में आज मैं हूं, कल कोई और आएंगे। मतलब जो पद पर बैठा व्यक्ति है वो स्थायी नहीं है, लेकिन आप स्थायी हैं। आपका आपके समाज से आज का नहीं, कई पीढ़ियों का संबंध है। अगर आपका समाज खराब होगा तो न सिर्फ आज की पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी कि कैसे हमारे पूर्वज थे, कैसे हमारे माता पिता थे कि समाज बना नहीं पाए। क्योंकि ईश्वर ने आप लोगों को आज जिम्मेवारी दी है, आज आप एक पद पर बैठे हैं, एक ऐसे पद पर बैठे हैं जहां आप समाज का भला कर सकते हैं। मान लीजिए कि बच्चों को स्कूल में बेहतर भोजन न मिले, मान लीजिए लोगों को पर्याप्त राशन न मिले, तो आप ही के समाज के लोग कुपोषित होंगे, आप ही के समाज के लोग भूखे रहने को मजबूर होंगे। ऐसे में न स्वस्थ समाज बन सकता है, न कुपोषण मुक्त समाज बन सकता है। तो समाज किसका खराब होगा? अधिकारियों को समाज खराब नहीं होगा, क्योंकि अधिकारी आज हैं कल नहीं रहेंगे। आप स्थायी तौर पर इस समाज में रहेंगे। इसलिए आप ये देखिए, अधिकारी अगर आपको कुछ ऐसी बात कहते हैं जो आपको लगता है गलत है, ये उचित नहीं है, या आपके समाज के लिए उचित नहीं है, या आपके लोगों के लिए उचित नहीं है, तो उस बात के खिलाफ आवाज उठाइए। मैं बार बार कहता हूं, इसलिए आयोग ने अपना टैगलाइन भी बनाया है, अधिकार जाने अधिकार मांगे। क्योंकि जब तक आप कोई चीज जानेंगे नहीं तो उसको मांगेंगे नहीं। इसलिए आप लोगों को आपका क्या अधिकार है ये बताने के लिए आयोग आया है। दूसरी चीज, जैसे डीएसओ ने आपको कहा कि आकस्मिक खाद्यान्न निधि होती है। आकस्मिक खाद्यान्न निधि क्या है, क्यों बनाई गई है ये निधि, ये समझना जरूरी है। ये निधि इसलिए बनाई गई है कि कई बार राशन कार्ड बनाने की एक नियम है, उसके एक प्रावधान है, उसकी एक प्रक्रिया है। तो हर लोग कई बार कई जरूरतमंद का भी राशन कार्ड नहीं बन पाता है। तो अब राशन कार्ड अगर नहीं है तो ये जो एनएफएसए एक्ट है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसरों पर यह आदेश पारित किया है कि किसी परिस्थिति में भी देश का एक भी नागरिक भूखे न रहे। तो इसलिए जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया है उनको राशन नहीं मिल पाएगा।
इसलिए आकस्मिक खाद्यान्न कोष की व्यवस्था की गई है कि ऐसे लोगों को जिसका राशन कार्ड नहीं बना है या जिनका राशन कार्ड बना भी है और किन्हीं कारणों से नहीं मिल रहा है, उसको उस राशि से आप तत्काल खाद्यान्न देंगे, आप अनाज उपलब्ध कराएंगे, बाजार दर पर खरीद कर उपलब्ध करवाएंगे। दूसरी चीज, ये राशि वो राशि नहीं है कि जो इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाए। मतलब 10,000 रुपये के आपने अनाज जरूरतमंद को दे दिया, उसके बाद फिर आपको 5 आदमी आए कि हम तो भूख से मर जाएंगे, हमारे लिए भी दीजिए। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि 10,000 हमने दे दिया, अब मेरे पास राशि नहीं है। 10,000 रुपये खत्म हुआ, आप प्रखंड कार्यालय में इस बात की सूचना दीजिए, आपको फिर 10,000 रुपये आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। मतलब राशि के अभाव में किसी को अन्न का संकट न हो, यह प्रावधान किया गया है, यह आपकी जानकारी में रहना चाहिए। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप सतर्कता समिति, आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा, या सर यहाँ निगरानी समिति का गठन हो गया है, निगरानी समिति का गठन हुआ है, सतर्कता समिति की गठन हुआ है, आप लोगों को जानकारी है? जानकारी है? क्या है सतर्कता समिति, क्या है? अच्छा चलिए, हम संवाद जब शुरू करेंगे तो हम समझ लेंगे, फिर माइक आपके पास आएगा। चलिए, अगर जानकारी जिनको है अच्छी बात है, जिनको जानकारी नहीं है उनको बता देते हैं। सतर्कता समिति क्या है, उसका डिटेल जो आयोग का किट दिया गया है उसमें विस्तार से उस बात का उल्लेख किया गया है। मैं संक्षेप में उस बात का उल्लेख करता हूं कि आप सिर्फ मुखिया होने के नाते पदेन, जिसको कहते हैं पदेन, चूंकि आप मुखिया के पद पे हैं, उस हैसियत से आप सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं, जिसको निगरानी समिति भी कहते हैं, सतर्कता समिति भी कहते हैं। उस समिति की ये जिम्मेवारी है कि आप एनएफएसए से जुड़ी जितनी भी योजनाएं हैं उसकी आप मॉनिटरिंग करेंगे, समय समय पर उसकी प्रोसीडिंग तैयार करेंगे और आप अधिकारियों को अनुशंसा भेजेंगे कि क्या गड़बड़ी है, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसमें कैसे क्या लागू होना चाहिए। आप सुझाव भी दे सकते हैं, आप शिकायत भी कर सकते हैं। ये इसलिए पदेन आप उस सतर्कता समिति के अध्यक्ष हैं। दूसरी चीज, मैं जो बात कहने जा रहा हूं उससे पहले मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, डीलर भी हमारे समाज के ही लोग हैं। डीलर किसी दूसरे ग्रह से आए लोग नहीं हैं। इसलिए डीलर की जो अपनी समस्याएं हैं, उनकी जो अपनी मांग है, उनकी जो शिकायत है, आयोग उनके प्रति भी सहानुभूति रखता है। उनकी जो तकलीफें हैं उसको दूर करने के प्रति भी आयोग सरकार से पत्राचार करेगा, सरकार को सुझाव देगा। ये कहते हुए मैं एक बात कह रहा हूं कि आप लोगों को अधिकतर लोग आते होंगे या डीलर भी कहते होंगे या लोग ये शिकायत करते होंगे कि डीलर ये कहता है कि हमको कमीशन पर्याप्त नहीं मिल रहा है और जो कमीशन मिल रहा है उससे मेरा पेट नहीं भरता है, इसलिए हम अनाज कम देंगे। ये अमूमन शिकायत आती है, शिकायत आप लोगों के पास भी आती होगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जो डीलर ऐसे तर्क का इस्तेमाल करता है उससे दो बात पूछिए। पहला ये कि डिलीवरी देने के लिए क्या सरकार आपके घर आई थी या आप सरकार के पास गए थे? आप सरकार के पास गए थे, आपको फायदा नहीं हो रहा, आपको नुकसान नहीं हो रहा, डिलीवरी छोड़ दीजिए आप। मतलब ये, मैं उदाहरण और जगह भी देता हूं कि आप उदाहरण के तौर पर हमने या आपने कोई व्यापार शुरू किया, हमको अपने व्यापार में नुकसान होने लग गया, तो क्या हम अपने नुकसान की भरपाई के लिए दूसरों की पॉकेटमारी करें और ये तर्क दें कि हम भूखे मर रहे हैं, मेरे व्यापार में नुकसान हो रहा है इसलिए तुम्हारी पॉकेटमारी करेंगे? तो इसकी छूट तो कोई नहीं दे सकता है। तो इसलिए डीलर के ऐसे तर्कों को स्वीकार नहीं करना है। उनको प्यार से कहिए कि तुमको डिलीवरी नहीं लाभ हो रहा है, तुम डिलीवरी छोड़ दो। इसलिए आपको डिलीवरी करनी है, आपको न अनाज कम देना है, आपको जितनी मात्रा में अनाज देना है उतना ही देना है। उसके लिए किसी भी तरह के तर्क को स्वीकार न आप कर सकते हैं, न किया जाना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात जो नहीं आ पाई, देखिए, और ये काम न आयोग कर सकता है न कोई अधिकारी कर सकते हैं, ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं।
और आप करेंगे तो आप अपनों का भला करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आप अपनों का ही नुकसान करेंगे। जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि आज बड़ी संख्या में ऐसे लोग राशन कार्ड लिए हुए हैं जो पेंशन भी ले रहे हैं, अच्छी खासी जमीन भी है, या एक तरीके से कहें कि राशन कार्ड बनने जिनका रद्द हो उसकी जो पात्रता है रद्द होने की वो पूरी करते हैं, मतलब उनका राशन कार्ड सरेंडर हो जाना चाहिए। आप लोगों को भी पता होगा, आप लोगों को भी गांव में ऐसे लोग होंगे जो संपन्न हैं लेकिन राशन कार्ड रखे हुए हैं और राशन कार्ड ले रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान सिर्फ आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं अधिकारियों से यह अपेक्षा नहीं रखता हूं कि वो हर व्यक्ति की जानकारी रखें। अब आप ऐसे लोगों को चिन्हित करके आयोग को, अधिकारियों को इस आशय की जानकारी दें कि ये लोग हैं जो संपन्न हैं या राशन कार्ड रखने की जो पात्रता है उस परिधि में नहीं आते हैं। अब ऐसा करने मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि राशन कार्ड पाने वालों की या जो जरूरतमंद है जिनको राशन कार्ड चाहिए, ऐसे लोगों की भी आपके पंचायत में अच्छी संख्या होगी। जो अधिकारी ये कह के राशन कार्ड नहीं बना रहे होंगे कि नहीं अभी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी होगा तो बनेगा। तो वैकेंसी नहीं है तो वैकेंसी कैसे बनेगा? जब गैर जरूरतमंद लोग हटेंगे तो जगह बचेगी तो जरूरतमंद आएंगे। तो इसलिए अगर आप जरूरतमंदों को चाहते हैं कि उनका राशन कार्ड बने, एक सुझाव बार बार आता है जो जिस पर आयोग गंभीरता से पत्र लिखने को विचार कर रहा है और विभाग से हम लोग बात भी करेंगे। ये कई जिलों से ये सुझाव आया कि सर अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने जो संपन्न लोग हैं उसकी नाम कटवा दिए तो ये प्रावधान होना चाहिए कि हमारे ही पंचायत के नाम के लोगों का नाम जुड़े। अगर 25 लोगों का हमने नाम कटवाया तो हमारे ही पंचायत के 25 लोगों का जुटना चाहिए। ये बिल्कुल उचित सुझाव है और आयोग इससे सहमत है, इस दिशा में आयोग काम कर रहा है। लेकिन हमको पहले एक कदम आगे बढ़ाना होगा, ऐसे लोगों को चिन्हित करके विभाग को अवगत कराना होगा ताकि ऐसे लोगों को नाम काट दिया जाए। अगर मान लीजिए कि अभी के प्रावधान के अनुसार आपके पंचायत के लोगों का नाम न जुड़ पाया तो जिस भी पंचायत के नाम के लोगों का नाम जुड़ेगा वो एक जरूरतमंद ही तो जुड़ेगा। वो आप ही के राज्य के हैं, अभी हो सकता है आपके पंचायत का ना हो लेकिन आप ही के राज्य के किसी जिले से किसी पंचायत के लोग जुड़ेंगे। इसलिए मेरा ये कहना है कि इसमें अगर आप ये भाव रखिएगा कि नहीं हम किसी का नाम कटवाएंगे तो मेरा दुश्मन हो जाएगा, मेरा वोट खराब हो जाएगा, हमको क्या जरूरत है किसी से दुश्मनी मोल लेने का, तो ये भाव अगर रखिएगा तो फिर समाज नहीं सुधरेगा। समाज में अच्छी जो जरूरतमंद लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति में संवेदनशीलता होती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि आपके अगल बगल में, आपके राज्य में, आपके पंचायत में, आपके जिले में कोई भी व्यक्ति भूख से मर जाए, क्योंकि अगर भूख से कोई व्यक्ति मरता है तो वो व्यक्ति नहीं मरता है बल्कि उस राज्य, उस जिले, उस पंचायत के हर व्यक्ति की मानवता मरती है। व्यक्ति नहीं मर रहा है, पूरी मानवता मर जाएगी। इसलिए आप लोगों को ये भाव जगाना होगा कि ये हम सबकी जिम्मेवारी है, सामूहिक जिम्मेवारी है। मैं और दूसरी बात जो मैं हर जगह भूल जाता हूं और आज भी भूलने की कगार पे था, मैडम को देखते ही याद आ गया। खाद्य आयोग ने इस बार हालांकि घोषणा पिछले साल ही की थी लेकिन इस साल उसको क्रियान्वित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। आयोग ने यह तय किया है कि एनएफएसए से जुड़ी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करने में जिले के 3 मुखिया को सम्मानित किया जाएगा। जो जिले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन पर आएंगे उसको 9 दिसंबर को आयोग रांची में सम्मानित करेगा। चयन की प्रक्रिया क्या होगी, मापदंड क्या होंगे, वो सब निर्धारित कर लिए गए हैं। उन सब की जानकारी आपको जिले के और वीडियो के माध्यम से सबको आपको एक एक प्रति दे दी जाएगी। इसलिए आप अगर बेहतर काम करेंगे तो आयोग आपकी प्रशंसा भी करेगा, आपको पुरस्कृत भी करेगा। और इतना ही नहीं करेगा, जो जिले में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होंगे वहाँ पर आयोग की टीम आएगी, आपकी प्रोफाइलिंग करेगी, आपकी वीडियो बनाएगी, आपके बारे में अखबारों में, टीवी माध्यमों से प्रसारित कराया जाएगा कि ये एक अनुकरणीय मुखिया हैं, उन्होंने ये काम किया है, इनके काम का अनुसरण औरों को करना चाहिए
ताकि आपको भी ख्याति मिले और आपके लोगों को अधिकार मिले। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इसके बाद मैं आप लोगों से आग्रह ये करूंगा कि अगर कोई शिकायत हो तो लिखित दें, सुझाव हो तो दें, और कोई जानकारी लेनी हो तो हमसे ले सकते हैं, क्योंकि अमूमन अन्य जिलों का जो मेरा अनुभव है, लोग अपनी शिकायतों पर आ जाते हैं कि अमुक डीलर ये करता है, अमुक डीलर ये करता है। तो शिकायत के निवारण की एक प्रक्रिया है, वो आप लिखित शिकायत देंगे तो उसका निदान किया जाएगा। अभी संवाद का औचित्य इसलिए है कि हम भी ये चाहते हैं कि कोई नई जानकारी मिले तो आयोग को भी लाभ हो, और कोई सुझाव आपका हो तो हम भी आपके सुझाव के माध्यम से सरकार तक उस सुझाव को प्रेषित कर पाएँ। आप किसी एक्ट के किसी धारा में किसी प्रावधान पर आपको कोई दुविधा हो तो वो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं उपलब्ध हूँ, माइक एक एक कर जो भी बोलना चाहें, सवाल हो, सुझाव हो जी, जो कोई बात रखना चाहें। तो पहले ये सतर्कता समिति के बारे में बता रहे थे, इनको माइक दे दीजिए। हेलो, सबसे पहले सभी को जोहार। मंच पर उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, डीडीसी सर, डीएसओ मैडम, डीएसडब्ल्यूओ मैडम, डीओ सर एवं यहाँ उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी मुखियागणों को हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। सर, सतर्कता समिति है कि जो भी समिति बना है उसमें मुखियागण को पदेन अध्यक्ष बनाया गया है और उसमें वार्ड सदस्य को भी रखा गया है ताकि जाके वहाँ रिपोर्टिंग करे, जांच पड़ताल करे, ताकि वहाँ की राशन वितरण प्रणाली में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, यही है। और मेरा सवाल है कि अभी भी हमारे पंचायत में वैसे लोग हैं जो राशन से वंचित हैं, जिनका ऑनलाइन किया गया है लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बन पाया है। कहीं डीएसओ में पेंडिंग है तो कहीं बीएसओ से पेंडिंग है। यह लगभग 1 साल या 2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके चलते उन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। और दूसरी समस्या है कि अभी फिलहाल में पिछले मंथ में एक आदमी ने राशन उठाया और इस मंथ में उनका नाम कट गया राशन कार्ड से, ये समस्या आ रही है। और किन्हीं का अपने आप राशन डिलीट हो जा रहा है। तो यही सब कारणों से बहुत सारी समस्याएं आ रही है जो हम लोग उनको सोल्व नहीं कर पा रहे और ना उनको बता पा रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के कारण हम लोग के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदेही होती है, जिनको अगर हम लोग नहीं सुलझा पाएंगे या सोल्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात है और दुख की बात है। धन्यवाद। देखिए, दुखी होना अलग बात है, दुखी होकर बैठ जाना गंभीर बात है। दुखी होइए, ये आपका अधिकार है, ये आपका स्वभाव है, लेकिन दुखी होकर बैठ मत जाइए। हम आपके बारी बारी से अपने 3 सवाल जो हम समझ पाए आपकी पूरी बातों पे 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये कि सतर्कता समिति के बारे में आपने कहा, सतर्कता समिति के बारे में आपको जानकारी है। दूसरा सवाल आपका ये था कि कुछ लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं लेकिन उनका बन नहीं पा रहा है, चाहे बीएसओ लेवल पे, डीएसओ लेवल पर। अभी अपने संबोधन में मैंने अपनी बात रखी। देखिए, किसी चीज को के मूल को समझिएगा तो आपको परेशानी समझ में आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा विस्तार से, मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात जो कही वो विस्तार से मैं अपनी बात नहीं रख पाया, इसीलिए दुविधा है। मैं उसको फिर विस्तार से रखता हूं। देखिए, वैकेंसी क्या होता है, मैं उदाहरण के तौर पर संख्या इस्तेमाल कर रहा हूं। भारत सरकार ने तय किया कि मैं सपोज 2000 लोगों को राशन उपलब्ध कराऊंगा। राज्य सरकार को भारत सरकार ने कहा कि आप किन्हीं 2000 लोगों की सूची भेजिए जिसको हम राशन देंगे। झारखंड सरकार ने 2000 लोगों की सूची भेज दी, तो उनका पीएच कार्ड और अंत्योदय कार्ड बन गया। राज्य सरकार को यह लगा कि नहीं, ये जो जितनी संख्या में राशन कार्ड बनाया गया है ये पर्याप्त नहीं है, इसमें हमारे बहुत संख्या में जरूरतमंद छूट जा रहे हैं। तो राज्य सरकार ने तय किया कि नहीं, ठीक है, 1000 लोगों का हम ग्रीन कार्ड बनाएंगे। 3000 लोग आ गए। ये संख्या लाखों में है, उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए आपको हम संख्या का उल्लेख कर रहे हैं। अब 3000 लोगों का की जगह थी, 3000 लोग बन गए। अब जो
अगले लोग आएंगे उनका तो नहीं बन सकता है क्योंकि जगह नहीं है। जैसे अभी इस हॉल में जितने सीटें हैं उतने लोग आ गए, वो बैठ गए, उसके बाद जो लोग आएंगे वो चाहे शारीरिक रूप से आपसे कमजोर हो या मजबूत हो, वो विषय नहीं है। जगह नहीं है उनको वापस कर दिया जाएगा कि नहीं अब जगह नहीं है, आप नहीं बैठ सकते हैं। उसी तरीके से राशन कार्ड में भी होता है। इसलिए मैंने पहले क्या आग्रह आप लोगों से किया कि जब तक गैर जरूरतमंद लोगों को नहीं डिलीट किया जाएगा, जरूरतमंदों के लिए जगह नहीं बन पाएगी। इसलिए इसके लिए सिर्फ देखिए, किसी भी चीज के लिए किसी को कोसना, किसी पर दोष मढ़ देना सबसे आसान है, लेकिन उसका समाधान क्या है? हम समस्या की चर्चा करेंगे तो हम समृद्ध समाज नहीं बना सकते हैं। हमको समाधान पर की चर्चा करनी होगी, इसका समाधान क्या है, इसके समाधान हम कैसे पा सकते हैं। तो हमने समाधान के ही रास्ते आपको बताए। आपने जो कहा, मैं इसके लिए अधिकारी को मैं क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूं और दोषी भी नहीं मान रहा हूं। हो सकता है कि वैकेंसी नहीं रहने की वजह से नए लोगों का नाम नहीं जुड़ पा रहा है, और अगर आपको ये लगता है कि नहीं वैकेंसी है और जानबूझकर नहीं जोड़ा जा रहा है, तो उसके लिए आयोग है। आप आयोग पर को इस बातों की लिखित शिकायत कीजिए, आयोग जांच करवाएगा, पड़ताल करेगा। अगर जानबूझकर विलंब किया जा रहा है तो आयोग कार्रवाई करेगा, और अगर वैकेंसी नहीं होने की वजह से नाम नहीं जोड़ा पा रहा है, इसमें आयोग भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप लोग अपना प्रयास मत छोड़िए। जैसे मैंने शुरू में कहा, दुखी होइए, लेकिन दुखी होकर घर मत बैठ जाइए। प्रयास करते रहिए अपने अधिकारों को लेने के लिए, खुद भी जागिए, औरों को भी जगाइए। जी, और कोई है? जी दीजिए माइक। माननीय झारखंड सरकार के अध्यक्ष महोदय, सदस्य, हमारे जिला के डीडीसी सर एवं रामगढ़ जिला के सभी पदाधिकारीगण, हमारे रामगढ़ जिला के मुखियागण, हमारे पत्रकार बंधु, सभी को झारखंडी जोहार। सर, आप जो बोले, स्कूल में हम लोग जाते हैं तो स्कूल में यही बात बोलता है, जैसे कमी कुछ पा गए तो बोलता है कि हम लोग को 7 महीना से नहीं आया है स्कूल में पैसा, तो हम लोग किसी तरह चला रहे हैं। आंगनबाड़ी जाइएगा तो वही बात बोलेगा। और सर, आपदा मत से बोले प्रत्येक लाभुक को 10 केजी चावल देना है, तो प्रत्येक महीना जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसको देना है कि एक ही महीना दे के छोड़ देना है। और सर, इस बार मेरा गोला प्रखंड रकबा पंचायत से आते हैं सर, इस महीना राशन विलम्ब से आया है, अभी वितरण हो रहा है, तो डीलरों के द्वारा भी बोला जा रहा है कि राशन जिला से कम मिला है। तो सर इसमें, और मैडम बोली कि सर जो पर्ची निकलता है ऑटोमेटिक, जो मैडम बोली 100% सही थे कि पर्ची सर कोई नहीं देता है, मांगने पर बोलता है कि मेरा मशीन खराब है। तो सर इससे आग्रह है अध्यक्ष महोदय से कि सर जनप्रतिनिधि वार्ड हो चाहे मुखिया को, प्रत्येक पंचायत में 13 है, 15 वार्ड है, तो हम लोग प्रत्येक वार्ड को प्रत्येक महीना एक डीलर के यहाँ बैठा सकते हैं कि वितरण के समय कि लाभुक को सही अनाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फॉर्मेलिटी जो सतर्कता समिति बनाया गया है परिणाम भर का, हम लोग जाते हैं तो बोलता है कि हम लोग को अनाज बोरा फटा हुआ मिला है, वजन करके नहीं मिलता है, तो हम लोग तो कम देवे करेंगे। इसलिए सर आग्रह से, आपसे आग्रह है कि सब पर विचार और सुझाव दें। धन्यवाद। ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है, लेकिन दूसरी चीज मुखिया जी, मेरा आग्रह आपसे ये है कि आप इन बातों को लिखकर शिकायत कीजिए आयोग के पास, ताकि आयोग कार्रवाई कर पाए। दूसरी चीज जो मैंने पहले भी कहा, देखिए कोई भी डीलर अगर ये तर्क देता है कि हमको पीछे से अनाज कम मिल रहा है, तो उस डीलर से ये पूछिए कि तुम अनाज कम क्यों ले रहे हो। वो डीलर को कहिए कि भाई, वो डीलर भी आपके समाज का आदमी है, उसको कहिए कि अगर कोई अधिकारी तुमसे घूस ले रहा है, घूस लेकर अनाज कम दे रहा है, तुम उस अधिकारी का नाम बताओ, आयोग कार्रवाई करेगा। देखिए, जब तक आप लोगों के तर्क स्वीकार करते रहेंगे तब तक समस्या का निदान नहीं होगा, क्योंकि तर्क किसी भी चीज के दिए जा सकते हैं। इसलिए
आपके सुझाव से हम सहमत हैं। उस दिशा में आयोग क्या पहल कर सकता है, क्या और बेहतरी हो सकती है, हम आपके सुझाव को लिख रहे हैं। हम इस संदर्भ में विभाग से पत्राचार करेंगे। लेकिन मेरा यह कहना है कि अब तक जो अधिकार मिले हुए हैं, हम उस अधिकार का तो इस्तेमाल करें। क्या आपने सतर्कता समिति की बैठक की कार्रवाई की प्रति कभी आयोग को भेजी? कभी आपने एसी को, डीजीआरओ को भेजा? जो अधिकार मिले हैं हम उसका तो इस्तेमाल करें। अब हमको साइकिल चलानी आती नहीं है और हम पिताजी से लड़ रहे हैं कि हमको मोटरसाइकिल खरीद के क्यों नहीं दे रहे हैं आप। पिताजी आपको यही कहते हैं, अरे बेटा पहले साइकिल तो चलाओ, साइकिल चला के दिखाओ तो मोटरसाइकिल खरीद देंगे तुमको। तो वही बात है कि अभी आपके पास जो है उसका तो बेहतर इस्तेमाल कीजिए। बेहतरी हर चीज की संभव है, बेहतरी की गुंजाइश हर जगह होता है। इसलिए आपको जो अधिकार अभी मिले हुए हैं उस अधिकार पर आप कितने खरे उतरते हैं ये पहले आप देखिए। उसके बाद बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी से हम आपके सुझाव से सहमत हैं जी। और हेलो, यहाँ पे उपस्थित अतिथिगण को मेरा जोहार और विभिन्न पंचायतों से आए मुखियागण को मेरा जोहार। सर, हम पूछना चाह रहे हैं कि मिट्टी तेल मतलब क्या मामला है, जिसे कि बार बार फ़ोन आ रहा है कि मुखिया जी हम 100 रुपया कहाँ से लाएंगे मिट्टी तेल। हम सर, मेरा एरिया सीसीएल क्षेत्र में पड़ता है तो वहाँ लाइन की व्यवस्था मतलब अच्छी रहती है, तो मिट्टी तेल का कोई उपयोग ही नहीं होता वहाँ। तो मिट्टी तेल का मैंने बोला जा रहा है कि अगर मिट्टी तेल हम नहीं ले रहे हैं तो 50 रुपये हमको कमीशन के तौर पे मांगती है डीलर लोग। तो हम मतलब मिट्टी 50 रुपये देगी तो राशन देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। मतलब मिट्टी तेल लेना ही लेना है, हम लोग को कमीशन भरना पड़ता है। तो ये देखिए एनएफएसए में मिट्टी का तेल नहीं आता है। फिर भी आप आई हैं, आपका सवाल है। मैं चाहूँगा कि इसका डीएसओ बताइए इसका क्या मामला है मिट्टी तेल का। नहीं सर, जैसे कि देखिए उपयोग नहीं हो और समझ में आ गया कि जबरदस्ती बाध्य किया जा रहा है मिट्टी का तेल लेने के लिए। हाँ, बताइए इसका क्या निदान है। सर, ऐसा मामला तो नहीं आया है सर, लेकिन अगर ऐसा है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ऐसा कहीं भी प्रावधान नहीं है कि उसको कमीशन देना पड़ता है तो अलग से उसको 50 रुपया दिया जाए। नहीं, बोला कमीशन हम लोग को देना ही पड़ता है। आप मतलब कि नहीं, आप ऐसा है मैडम, आप इस आशय की लिखित शिकायत इनको पूरे विस्तार से दे दीजिए, फिर ये कार्रवाई करेंगे। ऐसा कहीं नहीं है कि किसी भी चीज के लिए, ये भारत का संविधान कहता है कि किसी भी चीज के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है, उसके विवेक पर है। सर, आपका बात से मैं सक्षम हूँ, लेकिन आप जो हम मेरे द्वारा जो शिकायत आई है हम आपके पास हाँ बिल्कुल हम सहमत है। मेरा आपने इतना कष्ट उठाया, एक मेरे आग्रह पर और थोड़ा कष्ट उठा लीजिए कि आप इसी आशय की लिखित जानकारी डीएसओ को दे दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। आज इस कार्यक्रम में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, मंचासीन तमाम पदाधिकारीगण, उपस्थित तमाम मुखियागण, सभी को मैं अपनी ओर से झारखंडी जोहार करता हूं। सर, मेरा एक सवाल है। मैं नगर परिषद से आता हूं, मेरा वार्ड संख्या 19 है, मेरा गांव हो गया हेयल। मेरा यहां सर 2 डीलर हैं और एक डीलर के पास इतना ही कार्ड का संख्या है, लगभग 600 कार्ड है। और वहाँ पर जब भी राशन लेना होता है एक आदमी को कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन हर महीना रहता है सर। बहुत कोई ऐसा छूट भी जाता है, मतलब कोई काम अगर काम करने वाला आदमी है, वो राशन लेने पर डे सुबह पर डे सर वो सुबह 5 बजे ही आके लाइन लगाता है। तो वो समस्या सर दिन ब दिन मेरे पास एनी टाइम आते रहता है। तो मैं सर आग्रह करूंगा, इससे पहले 3 कोटा था सर, एक सस्पेंड हो गया था। तो अगर सर एक कोटा वहाँ पर अगर दे दिया जाए तो पब्लिक का वो जो समस्या है सो 10-15 दिन जो लगाता है सर लेने में, क्योंकि काम धंधा छोड़ के हम चावल लेने के चक्कर में लग जाते हैं, तो सर वो समस्या समाधान हो सकता है। इसका सर सुझाव कुछ चाहिए। इसका लिख लीजिएगा इनका, देखिए क्या जो संभव है, क्या कोई निदान संभव है क्या।
नहीं तो इसका क्या उपाय है? 600 कार्ड एक जगह, एक डीलर पास 600 कार्ड नहीं, है। देखिए मुखिया जी, हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन आपका सवाल है तो हमको कहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। अभी सरकार ने नया अनुज्ञप्ति देने पर रोक लगा रखी है, नई अनुज्ञप्ति दी नहीं जा रही है। समस्या सिर्फ आपके ज़िले में नहीं है, ये राज्य के कई ज़िलों में ये समस्या आ रही है। दिक्कत क्या होता है कि कोई डीलर गड़बड़ी करता है, वो सस्पेंड हो जाता है, वो राशन का नहीं बांट सकता है, और नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं हो रही है। तो जो बच जाते हैं उन्हीं पर सस्पेंड हुए डीलर की भी उपभोक्ता वहीं जाते हैं। तो इसका निदान, हम आपको आयोग झूठा आश्वासन दे दे, हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। जी सर। फिलहाल ये नीतिगत विषय है और आयोग नीतिगत निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। हम नीतिगत निर्णय के संदर्भ में सुझाव दे सकते हैं। हम इस संदर्भ का सुझाव पहले ही विभाग को भेज चुके हैं कि ये समस्या है, इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। आप जो कर रहे हैं ये सिर्फ आपके जिले या आपके पंचायत तक सीमित नहीं है, ये राज्य भर में ये दिक्कत इसलिए आ रही है कि नई अनुज्ञप्ति देने पर प्रतिबंध है। अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम नई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेंगे। जो सस्पेंड हो गए उस दुकानदार के जितने ग्राहक हैं वो आसपास के डीलर से अटैच कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि उस डीलर के यहाँ भीड़ बढ़ जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी तो आप जो कह रहे हैं उस तरह की दिक्कतें आएंगी। तो इसका ठीक है, आपकी सुझाव मैंने लिख लिया, मैंने फिर स्मारित कर दूंगा सरकार को, विभाग को, कि इस समस्या का जल्दी निदान किया जाए, क्योंकि इससे दिक्कतें बढ़ रही हैं। हम आपकी दिक्कत से सहमत हैं, लेकिन फिलहाल कोई निदान कर पाने में असमर्थ हैं। एक सर इसमें थोड़ा सा एक बात बोलना चाहेंगे, क्यों ना हम उस डीलर, जैसे डीलर का है कि वो डीलर बोलता है कि मेरा 7-8 तारीख या 15 तारीख के बाद ही वो राशन बांटता है सर, तो हम लोग तो उसको एक कर सकते हैं कि उसका जो राशन मिलता है सर, वो हम लोग तो जल्दी वहाँ पतरातू से हम लोग मिलता है, वो जल्दी लेकर कम से कम 20 दिन बांटे, 15 दिन बांटे, तो वो एक ठीक है, वो जो संभव है तो आप डीएसओ मैडम के साथ बैठ जाइए और बैठकर जो संभव होगा संबंधित वीडियो जो बीएसओ हैं उनसे जो भी संभव, देखिए कानून के परिधि में, प्रावधानों के परिधि में जो संभव होगा वो किया जाएगा। नहीं करे तो आयोग को शिकायत करें। धन्यवाद सर। ठीक, माइक ले लीजिए, आवाज नहीं आ रही, माइक उनको दे दीजिए, पीछे बैठे। आज इस संवाद में उपस्थित माननीय अध्यक्ष झारखंड राज्य खाद्य आयोग और राज्य खाद्य आयोग सदस्य महोदया, डीडीसी सर और तमाम प्रखंड के यहाँ बीडीओ सर और सभी प्रखंड के मुखियागण और यहाँ उपस्थित मीडिया, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन जोहार करती हूँ। सर मेरा कैमरा लगा, सर मैं साड़म पंचायत की मुखिया हूँ और मेरा साड़म गांव है और एक ठो टोला है जनती बेड़ा। उस साड़म से 15-20 किलोमीटर दूर है और चारों तरफ घना जंगल है। वहाँ से लाभुक गाड़ी में आते हैं और चारों तरफ जंगल है, वहाँ से आते हैं और साड़म से ले जाते हैं राशन। तो कोई वैसा प्रावधान है कि वहीं जाके डीलर बांट दे या फिर उधर के ही डीलर में उस सबको नाम ऐड किया जाए? इसमें आपको सर इसमें जवाब देना चाहेंगे सर कि ये जो भी लाभुक हैं, यदि वे अपना डीलर चेंज करना चाहते हैं जो उनके घर के नज़दीक हो, हाँ लिखित तो दिए नहीं, लिखित नहीं देना है मैडम। हाँ, उसमें आपको प्रज्ञा केंद्र से ऑनलाइन अप्लाई करना है, डीलर चेंज का ऑप्शन आता है। जो भी कार्डधारी हैं अगर वो चाहते हैं किसी और डीलर से लेना तो वो संबंधित डीलर के नाम से प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सर इसका लिखित मैं वीडियो को भी दी हूँ, एमओ को दी हूँ। एमओ सर बोले कि इसको देखेंगे, जिला से अप्रूवल करा के देखेंगे, उसके बाद ही कोई कार्रवाई। नहीं ये गंभीर विषय है ये मैडम। ये देखिए, ये तत्काल हो जाना चाहिए क्योंकि 1 कार्ड 1 नेशन में ये होने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए कि प्रज्ञा केंद्र में कोई तकनीकी दिक्कत आ रही है, संबंधित वीडियो है क्या? संबंधित वीडियो है? वीडियो तुम ही हो। ये क्या, इनको क्यों दिक्कत? ये इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये नए है सर, इनको नहीं दिए हैं। कोई बात नहीं है, नया भी सीखता ही है, कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आता है, यहीं सीखता है। तो ये देख लो, इनसे बातचीत नहीं हुआ है उस बारे में। कोई बात नहीं, ये जो संभव होगा ये करेंगे। ये बिल्कुल ये आपका अधिकार है, हर लाभुक का अधिकार है
क्योंकि एक जानकारी आप लोगों को और दे दें, ये जिला में हमको लगता है नहीं हुआ है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। भारत सरकार ने एक नई स्कीम लाई है जिसको कहा जाता है वन कार्ड वन नेशन, मतलब एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। इसमें यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी लाभुक जहां चाहे, सिर्फ अपने पंचायत ही नहीं, देश के किसी भी कोने में अगर वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, अगर उसका आधार सीड है, तो वो देश के किसी कोने में कहीं से भी राशन ले सकता है। इसलिए पंचायत के दूसरे डीलर से नहीं ले पाने की तो कोई वजह ही नहीं है, आप देश के किसी भी कोने से ले सकते हैं। इसलिए ये अगर तकनीकी कारणों से या किन वजहों से नहीं हो पाया है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी वीडियो साहब देखेंगे आपसे, तुम इनसे मिलके इनकी क्या है देख के जो संभव होगा कर देना। और सर मेरा और एक तो क्वेश्चन है, मेरा कुजू कला स्कूल में 5वां क्लास तक चलता है प्राथमिक विद्यालय, उसमें एक ही टीचर है सर, वैसा कोई प्रावधान है जो और एक नहीं? ये देखिए मैडम, ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये खाद्य आयोग सिर्फ भोजन में अगर कोई दिक्कत है तो हम, चूंकि मेरी भी एक, जैसे आपकी सीमा है ना, आप अपने पंचायत से बाहर नहीं जा सकते हैं, उसी से खाद्य आयोग एनएफएससी से बाहर नहीं जा सकता है। नहीं सर, अभी बोल रहे थे ना, वो सर बोल रहे थे, नहीं वो सर बोल रहे थे तो वो सर से बाद में बात कर लीजिएगा, अगर मदद करते हैं तो हमको कोई तकलीफ नहीं है अगर, लेकिन हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमारे अधिकार क्षेत्र में जो है उनको सवाल पूछने दीजिए। जी सर, हम बोले थे कि आपदा जो 10,000 प्रत्येक महीने, हाँ वो सवाल रह गया जी। उसमें ऐसा है, वो हमको अपने संबोधन में ये बात रखनी चाहिए थी, अच्छा हुआ कि आपने पूछ दिया। देखिए उसमें प्रावधान ये है कि अगर किसी जरूरतमंद को जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, ये सुन लीजिए, सब बड़ी गंभीर बात है, जो भुखमरी के कगार पर है, जिसको आपको आकस्मिक निधि से बाजार मूल्य पर अनाज खरीद के देना पड़ा, उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको ये देखना कि उसका राशन कार्ड तुरंत बन जाए, उसके लिए संबंधित अधिकारी के पास आवेदन देना। संबंधित अधिकारी नहीं, मान लीजिए कि पीएच कार्ड बन रहा है, अंत्योदय बन रहा है, तो उनको ग्रीन कार्ड बन जाए, या नहीं बनता है तो जब तक उसके लिए भुखमरी की स्थिति है तब तक आप उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी को भूखे मरने नहीं छोड़ा जा सकता है। विकल्प यह है कि आप उनको राशन कार्ड के लिए दें, आप लिखें कि ऐसे ऐसे आकस्मिक निधि से इनको राशन उपलब्ध कराया गया है, अब अगर इनका राशन कार्ड नहीं बनेगा तो पुनः आकस्मिक निधि से हमको अनाज देना पड़ेगा, और राशन कार्ड नहीं बनता है तो आप आकस्मिक निधि से दोबारा भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। मतलब किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति की अन्न के अभाव में मौत नहीं होनी चाहिए, मूल विषय वस्तु ये है। और कोई है? नहीं है, चलिए धन्यवाद जी। आप हाथ उठाने में इतना देर करते हैं तो आप लोग अधिकार दिलाने में कितना देर कीजिएगा आप? मुखिया के साथ संवाद में उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग, साथ ही उनके सदस्य डीडीसी सर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिक्षा, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं तमाम प्रखंड के विकास पदाधिकारी, साथ ही पंचायत, तमाम पंचायत रामगढ़ जिला के मुखियागण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग के सवाल कुछ हम लोग को बहुत तरह के था, लेकिन आप बोले कि लिखित पर ही मतलब जाना है, तो मैं अब लिखित पर ही जाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे चीज़ है जो बोलना जरूरी हो गया। कुछ सवाल है कि अभी जो राशन आवंटन हो रहा है तो बहुत लाभुक शिकायत करते, कुछ चावल में कुछ मिलावटी टाइप के आ रहा है चावल, तो उसका सैंपल भी हम लेते आए हुए हैं। और गांव की महिलाएं देखते हैं कि चावल बेचती अलग से, मतलब उसमें सफ़ेद सफ़ेद मतलब छटा हुआ चावल निकलता है, तो सैंपल लेते आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि ले और इसकी जांच हो। नहीं, इसमें एक सेकंड, आप पूरी बात नहीं, हम रोक के फिर हम भूल जाएंगे, मेरे दिमाग उतर जाएगा, आप इसके बाद बोल लीजिएगा। देखिए इसमें ऐसा क्या है कि एक भारत सरकार की स्कीम है, ये झारखंड में नहीं है, ये भारत सरकार का निर्णय है और हर राज्य में ये लागू है। लोगों की पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उसमें जैसे एक बोरा चावल है, उसमें 100 ग्राम फोर्टिफाइड चावल क्या होता है, उसमें पौष्टिकता डालकर उसको मशीन से तैयार किया जाता है और एक बोरी में 100 ग्राम मिलाया जाता है।
ये सिर्फ आपके ज़िले में नहीं है, कई ज़िलों से ये शिकायत आई है। इसकी वजह ये है कि इसका जिस स्तर से प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए, उस स्तर तक नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्टिफाइड ही है, हो सकता है वो अन्य मिलावट भी हो। नहीं सर, यही चीज़ जानना कहा कि ये जानकारी का अभाव के चलते ग्रामीण या कहीं भी मतलब एक मैसेज आ रहा है कि वास्तविक में ये प्लास्टिक का चावल मिला हुआ है, और हम लोग को भी ये चीज़ की जानकारी नहीं होने के कारण आज हमको यहाँ इस बात को रखना ये देखिए जरा, ये प्रचार प्रसार करवाइए कि ये फोर्टिफाइड राइस जो मिलाया जा रहा है, ये चाईबासा से भी शिकायत आ रही है, उनको ये लगता है कि ये कंकड़ है, पत्थर है या कुछ चावल मिला हुआ हो तो चुन के फेंक देते हैं, उनको लगता है कुछ मिला के भेजा जा रहा है। अच्छा, वो फोर्टिफाइड राइस है जो मिला के नहीं दिया जाता है, इसमें डीलर की कोई भूमिका नहीं है। चलिए ठीक। अच्छा, एक शिकायत और भी है सर कि गांव जैसे जितने भी डीलर हैं, तो महीने में जैसे चावल आ जाता है तो उसका सूचना सारे लाभुकों के हो जाना चाहिए। उसमें एक टीम जो समय लिमिट कर दिया गया है कि मतलब आप इतना तारीख तक ही आपको पंच मारना है, ठेपा मार देना है, चावल ले जाना है। नहीं, ऐसा अगर इसके नहीं। बीच में अगर आप टाइम से अधिक हो गया तो फिर आपका चावल नहीं मिलेगा। तो ये वो सीमित समय दिया गया है, और जिसके कारण से प्रत्येक लाभुक को रिटर्न होना पड़ता है, चावल इस माह कर लेने नहीं सकता है। नहीं, ऐसा दूसरा महीना तो नहीं मिल पाता है। नहीं, ऐसा तो ये नहीं शिकायत है। नहीं, ऐसा अगर है तो आप शिकायत ये कीजिए, चीज़- उस पर कार्रवाई होगी। देखिए मेरा मुखिया जी ये कहना है, अच्छा है कि आपने अपनी बात रखी, आप बधाई के पात्र हैं। मेरा ये कहना है कि कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि सपोज हम आज ये संवाद नहीं करते तो आपके इलाके में ये समस्या बनी रहती। आप दोषी हैं कि नहीं? है, चलिए। क्या खाद्य आयोग का कार्यालय आज खुला है? खाद्य आयोग का कार्यालय तो है, और आप जैसे जनप्रतिनिधि मुखिया से ये अपेक्षा है कि आप, ठीक है शिकायत गलत होगी, कोई भी आदमी ऊपर से सीख के नहीं आता है ना, गलती करके सीखता है ना। जैसे आपने अपनी बात रखी फोर्टिफाइड राइस की, लोगों को लगता है कि मिला के दे रहा है। लोगों को क्यों लग रहा है? जानकारी का अभाव है। तो आपको जो भी शिकायत है, जो भी बात है, आप लोग कोई भी, और आप ही नहीं, आप अपने पंचायत के हर व्यक्ति को ये कहिए कि कोई शिकायत दिखे, कुछ भी लगे तो अब तो रांची जाने वाली व्यवस्था भी हमने खत्म कर दी। आपको जो किट दी है उसमें आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, कुछ नहीं करना है, प्रमाण के साथ आप शिकायत कर दीजिए, बाद बाकी जिम्मेवारी आयोग की है। लेकिन आप शिकायत करेंगे तब तो बच्चा कहेगा कि हमको भूख लगी है, तब तो माँ खिलाएगी। बच्चा चुपचाप बैठा है, माँ को क्या पता कि इसको भूख लगा है कि क्यों मुंह लटका के बैठा है। तो इसलिए आप शिकायत कीजिए, जो भी आपको लगता है आप शिकायत कीजिए, आयोग उसका निदान करेगा। अच्छा, एक और एक मामला है सर, जैसे 2013 जो जैसे शुरू में जब राशन कार्ड बना तो बहुत ऐसे लाभुक जो पूरा जो उस समय हमको लगता है कि बीएलओ के द्वारा बनाया जा रहा था राशन कार्ड का, कि हम लोग 2010 में मुखिया बने थे और उस समय राशन कार्ड जो नया बन के आया था तो हम लोग ये पता नहीं चल सका था कि राशन कार्ड मतलब कहाँ से और किनके द्वारा बना गया। बाद में पता चला कि स्कूल के शिक्षक द्वारा ही मतलब इनको पारिवारिक डॉक्यूमेंट्स या जैसे भी मतलब सदस्य को जोड़कर बनाया गया था। उसी समय से लगभग मैं पतरातू प्रखंड बलकुदरा पंचायत से हूँ, और करीब करीब हमको लगता है मेरे पंचायत में 20-25 ऐसे लोग हैं जो मात्र एक ही व्यक्ति का राशन कार्ड बना हुआ है, और उसमें अभी तक ऑनलाइन किए, लेकिन उनके घर के एक भी सदस्य नहीं जुड़ पाया है और एक ही व्यक्ति का राशन का लाभ ले रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए मैंने पहले बहुत बड़ा एक समस्या है। देखिए मुखिया जी, ऐसा है, मैं एक ही बात बार बार नहीं कहना चाहता हूँ, लोगों को नहीं जुड़ रहा है, वैकेंसी नहीं होगी कैसे जुड़ जाएगा? अब मुझे नहीं पता है कि किन वजहों से नहीं जुड़ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वैकेंसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही नहीं होती है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि हो सकता है कि वैकेंसी ना हो। क्या वजह है? जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि आप लिखित शिकायत करेंगे, लिखित जानकारी देंगे, तब तो आयोग जांच कराएगा। मौखिक आग्रह पर हम जांच नहीं करा सकते हैं ना। आप लिखित शिकायत करें कि ये है, इस जगह की, इस व्यक्ति की ये समस्या है, तो जांच में पता चल जाएगा कि वैकेंसी नहीं होने की वजह से नहीं जुड़ा है या अधिकारियों की या कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से नहीं जुड़ा है। तो लिखित शिकायत करेंगे तब तो। अब आपको ये लग रहा है कि आज आयोग आया है, आज शिकायत कर लें, फिर आयोग जाएगा, हम कान तेल दे के सो जाएंगे, तो इससे समस्या का निदान नहीं होगा। खाना पूर्ति हो जाएगी, हम आए, आप आए, संवाद किए, चाय नाश्ता किए, आप अपने घर, हम अपने घर,
ये तो सर, आज मकसद जो नहीं है, आयोग का मकसद ये जनसंवाद नहीं है। आज नहीं, मेरा ये कहना है मुखिया जी, अच्छी बात है, आपकी जागरूकता को मैं सलाम करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ ये आग्रह करता हूँ कि आपने अपनी बात रखी, आपसे आग्रह होगा कि आप तमाम बातों का उल्लेख करते हुए एक शिकायत पत्र आयोग को भेज दें, ताकि पूरे मामले की पड़ताल हम करा पाएं और फिर आपको अवगत करा पाएं। चलिए, थैंक यू सर। नहीं देखिए, रिपीट कर करके अंतहीन प्रक्रिया नहीं चल सकती है। नहीं, आपको याद आता रहेगा, आप पूछते रहेंगे तो हम रात भर नहीं खड़े रहेंगे ना। एक बारी बारी से। सर, मेरा सवाल है सर, जैसे आयुष्मान कार्ड के लिए सर, जो गंभीर बीमारी जो उस लायक के लोग हैं, कुछ लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है, पीएच कार्ड नहीं बने, लेकिन जो आयुष्मान कार्ड बनता है सर बीमारी के लिए, उसके लिए तो कोई प्रावधान होगा ना, या वैकेंट होता होगा, उसमें उसको एडजस्ट किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल है सर मेरा, बाल विकास परियोजना से क्या है कि सर हम लोग को आंगनबाड़ी जो सेविकाएं हैं, उन लोगों के पास जो पोषाहार, धात्री महिला हो या बच्चों के लिए जो भी सामग्री आती है, वो हम लोग से दूर रहता है। एक्चुअली हम लोग क्या होता है सर कि इतना काम रहने के कारण सेंटर में नहीं जा पाए। तो पहले क्या होता था कि 2010 से 15 के बीच में कि आंगनबाड़ी की सेविकाएं लोग कुछ होती थी कि हम लोग के यहाँ से आके अप्रूवल लेके ब्लॉक में जाके वो लोग वाउचर जमा करते थे, तो हम लोग को मालूम होता था कि ये सरकार द्वारा इनको ये चीज़ मिला जो उन्होंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया कि नहीं किया। अभी वैसा हम लोग से सर कोई प्रावधान नहीं है सर, बस इसी को जानना चाहते हैं। क्या सुझाव क्या है आपका? सुझाव यही है सर कि आंगनबाड़ी के जो भी आंगनबाड़ी में बाल विकास परियोजना में जो भी किट आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे बोला जाए ना सर, इतना तरह का जो सामग्री आती है धात्री महिलाओं के लिए, जो पोषाहार हो या बच्चों के लिए जो कुछ भी हो, क्या आता नहीं आता वो तो जानकारी से दूर है मुखिया लोग, यही चीज जानना मतलब आपको जानकारी मिल जाए। जी, लिख लेना। अच्छा सुझाव। चलिए आप इनको दे दीजिए, आगे बैठे हैं। हाँ, हेलो सर, ये राशन कार्ड में तो मान रहे कि नाम ऐड नहीं हो रहा वैकेंसी के चलते, लेकिन नाम अगर डिलीट भी किया जा रहा है तो वो भी चीज़ नहीं हो पा रहा है। वो गंभीर विषय है, वो डीएसओ को मैंने आज सुबह कहा भी है, ये गंभीर विषय है। डीलर भी चेंज करना है तो वो भी चीज़ नहीं हो पा रहा है। नहीं, ये हो जाना चाहिए, वो अभी नहीं हो रहा। ये मैडम देखिए, ये डिलीट वाला दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये तो हमको तो प्रॉम्प्टली जितनी जल्दी डिलीट कर पाएंगे तो हम नई वैकेंसी क्रिएट करेंगे। हाँ, नहीं वो देख लीजिए, अभी कुछ चूँकि जितने अधिकारी हैं अभी आए हैं तो इनको थोड़ा समझने में लग रहा है, तो हम थोड़ा सा समय दे रहे हैं, लेकिन ये डिलीट होने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम सहमत हैं आपसे। और सर एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी विभाग के अधिकारी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के हम लोग को भी जोड़ा जाए ताकि सीधा मैसेज हम लोग तक आ सके। ये देखिए, आप कुछ तो अधिकारियों को भी काम करने की अपनी आज़ादी आप दीजिए। इन्होंने अपना नंबर शेयर किया, ये क्या करें वो इनका विषय है। आप क्या करें, आप अपने तक, अगर आप अपने कर्तव्य का निर्वहन बेहतर करेंगे तो दूसरों की से अपेक्षा करते हैं। फिलहाल तो आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप अपनी शिकायत रखिए, उससे निदान नहीं होगा तो फिर अगली कड़ी के बारे में हम विचार करेंगे। अभी तो सबने, मैंने सभी अधिकारियों की तारीफ की कि अब तक जितने जिलों का भ्रमण किया हूँ, पहला जिला है जहाँ अधिकारियों ने स्वतः अपने नंबर सार्वजनिक किए हैं, तो इसकी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। और आगे के सुझाव तब देखेंगे जब ये अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए पतरातू के प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमान मनोज कुमार सर को आमंत्रित करता। आज रामगढ़ जिला के मुखियाओं के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में टाउन हॉल में उपस्थित हमारे माननीय राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, राज्य खाद्य आयोग के माननीय सदस्य महोदया, उपस्थित डीडीसी महोदय, उपस्थित डीएसडब्ल्यू महोदया, उपस्थित डीएसओ महोदया, उपस्थित डीएससी महोदय, उपस्थित हमारे प्रखंड प्रभारी आपूर्ति पन्नन पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी, उपस्थित हमारे माननीय मुखियागण, उपस्थित हमारे पत्रकार बंधु, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष
महोदय को, जिन्होंने उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एहसास दिलाने के लिए आए हैं, आप जितना मजबूत होंगे पंचायत उतनी सशक्त होगी। और वन नेशन वन कार्ड के बारे में जिक्र किया, जिन्होंने जो कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है अनाज ले सकता है। उन्होंने कहा कि जब तक आप बदलाव नहीं करेंगे तब तक जो है आपका सहयोग जब तक हमें नहीं मिलेगा हम बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपेक्षा दोनों तरफ से इंटर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, कल चले जाएंगे, यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे संवाद कीजिए और सीधी संवाद के बाद जो है वो प्रतिफल मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राज्य खाद्य आयोग के माननीय सदस्य महोदया के द्वारा, जिन्होंने मातृत्व वंदना कार्यक्रम और खाद्य विषय के बारे में जानकारी दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीडीसी सर को, जिन्होंने NFSA और मातृत्व वंदना के बारे में कहा और ये भी कहा कि आप लोग जो है अहम कड़ी है, आप लोग निरीक्षण करें स्कूल PDS का और किस तरीके से राशन जो है वो जब बाजार समिति से जब राशन जो AGM गोदाम में जब जाता है और गोदाम से जो फिर जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो डीलर के पास जाता है, वो एक अहम कड़ी है। उसमें जो है एक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है कि किस तरीके से जो है आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप फॉर्म करके जैसे ही गोदाम से वो AGM के गोदाम से निकलता है राशन डीलर के पास में, वो आप आइडेंटिफाई कर ले एक व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। हम लोग भी उसमें अहम कड़ी का प्रतिफल करेंगे कि आपको पता चल रहा है कि अनाज जो है वो शाम तक कहाँ गया है और आप जाकर के एक निरीक्षण कर ले और सतर्कता समिति के बारे में भी जो है आप लोग गठन कर ले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय DSO महोदया के द्वारा, जिन्होंने जिक्र किया आकस्मिक खाद्यान्न कोष का जो 10,000 रुपये की जो मिली थी उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र देने का, और कोई भी जो हो तत्काल जो है उस राशि का जो है उपयोग हो पाए जल्द से जल्द, ताकि जो है नेक्स्ट राशि की आप अधियाचना कर सके। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ पर DSWO महोदय का, जिन्होंने मातृवंदना और तमाम तरह के जो 0 से 3 वर्ष फोर्टिफाइड न्यूट्रेंट और 3 से जो आगे की जो प्रक्रिया है 6 साल का मातृत्व वंदना के बारे में जो सेकेंड कड़ी जो है जो 2022 से जो नई एक पॉलिसी लागू हुई है कि एक जो बच्ची होगी उसको भी 6,000 रुपये मिलेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा DSC महोदय का, जिन्होंने स्कूल्स के बारे में जो है बारीकी से बातें रखी और भी अहम जानकारी दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी और संपन्न पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचल अधिकारी का, जिन्होंने ध्यानपूर्वक बातें सुनी और आगे के समय में जो है पन्नन पदाधिकारी का पद पर जो प्रदोषित हुए हैं वो आगे की समस्याओं का समाधान करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अहम कड़ी जो मुखिया जी है जो अहम भूमिका निभा रहे हैं आज की कड़ी में, और बिसाइड्स जो है वो 15 फाइनेंस मनरेगा के अलावा जो है उनका एक पार्ट बनता है कि अपने पंचायत में जो है किस तरीके से जो PDS डिस्ट्रीब्यूशन है और जो महिलाओं का जो हेल्थ वेलनेस सेंटर्स है, हॉस्पिटल्स है, सबको किस तरह से सुदृढ़ करते हैं, उसमें एक अहम योगदान पहले से ही दे रहे हैं। आप लोग अहम स्टेक होल्डर है, आने वाले दिनों में भी जो है बढ़ चढ़ के भाग लेंगे और जो है डिस्ट्रीब्यूशन को जो है सशक्त करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पत्रकार महोदय को जो आए यहाँ पर और अपनी यहाँ पर सभी की बातों को सुने और एक अहम कड़ी की भूमिका में निभाने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ आज के ये संवाद समारोह कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है। धन्यवाद।